चले बेटा ध्यान दें। दो तीन चीज़ें लिखनी है बेटा, कॉपी के फर्स्ट पेज पे आ जाए। पहले सब्जेक्ट और जो आपके चैप्टर्स हैं उसके बारे में कुछ चीज़ें लिखनी है, लिखें। आपका ये जो पेपर है, पेपर नंबर 4, CAFM 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर है। कहीं कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख लेना बेटा। 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर है और ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन नंबर A कॉर्पोरेट अकाउंट्स और सेक्शन नंबर B आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जहाँ कहीं भी आप रजिस्टर बना रहे हैं उसके फर्स्ट पेज पे ये सब बातें आप लिख लेना, कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंट्स है ये 60 मार्क्स का है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40 मार्क्स का है। ओके, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन अलग अलग नहीं आते, पेपर में क्वेश्चन मिक्स आते हैं। मतलब जैसे कोई और पेपर होता था, जैसे आप पहले 12th में इंग्लिश का पेपर देते थे तो उसमें अलग अलग सेक्शन आर डेडिकेटेड फॉर अलग अलग थिंग्स। जैसे सेक्शन A रीडिंग होता था तो आपसे सिर्फ अनसीन पैसेज पूछा जाएगा, सेक्शन B राइटिंग है तो आपसे सिर्फ आर्टिकल एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड फिर आपका लिटरेचर, उसमें आपके चैप्टर एंड पोएम्स आते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपके दो सेक्शन है तो सही, पर कौन से सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन आएगा वो आपको बताया नहीं जाएगा। तो आपके दोनों के दोनों जो पेपर के सेक्शन होंगे वो मर्ज्ड होंगे। मतलब हो सकता है पहला क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंट्स का हो और दूसरा FM का हो, फिर अगेन तीसरा कॉर्पोरेट का, और चौथा जो FM का, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ये जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स है, कॉर्पोरेट अकाउंट्स में मेजॉरिटी आपने कंपनी के अकाउंट्स पढ़ने हैं। जो आपने 11th-12th में अकाउंट्स पढ़े हैं ये वो नहीं है, थोड़े अलग हैं। आपने 11th-12th में कंपनी के अकाउंट्स में जो शेयर्स पढ़ा है, जो डिबेंचर्स पढ़ा है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है, वो यहाँ पे आएगा क्योंकि वो कंपनी को डेडिकेटेड है। तो कंपनी के अकाउंट्स यहाँ पे आएंगे, प्लस कुछ न्यू टॉपिक्स आपके आएंगे। जो आपने 11th-12th में जर्नल, लेजर, BRS एटसेट्रा एटसेट्रा पढ़ा है, आपने पार्टनरशिप पढ़ा है पूरा, वो सब यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ मेनली कंपनी के अकाउंट्स आएंगे। रही बात फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये हम मान के चल रहे हैं आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, दिस इज कंप्लीटली न्यू, दिस इज कंप्लीटली न्यू। पूरा पेपर सब्जेक्टिव है, कोई ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आते नहीं। अगर इसको थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिवाइड करें कि सर इसमें थ्योरी कितना आएगा और प्रैक्टिकल कितना आएगा, तो लगभग 10 से 18% तक थ्योरी है, रिमेनिंग जितना भी है 82% के अराउंड वो सारा आपका प्रैक्टिकल होगा। तो थ्योरी भी होता है पेपर में, लेकिन थ्योरी कंपैरेटिवली कम होगा, प्रैक्टिकल पोर्शन जो ज़्यादा होगा। इसी के साथ साथ एक चीज़ और लिख लेंगे, एक पेपर पैटर्न जो है आपको पता होना चाहिए कि पेपर कैसा आता है, उसके कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपका पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न है। पेपर पैटर्न में आपके लगभग पेपर में 6 क्वेश्चंस होंगे। इन 6 क्वेश्चंस में आपकी इंटरनल चॉइस भी होगी। हो सकता है जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास दो पार्ट दिया है, A और B, इट माइट बी पॉसिबल कि वहां पे आपके पास चॉइस हो। ऐसे क्वेश्चन 2 इंटरनल पार्ट्स होंगे। तो 6 क्वेश्चन मतलब सिर्फ 6 क्वेश्चन नहीं है, 6 क्वेश्चन के इंटरनल पार्ट्स भी है, और वो क्वेश्चन आपके टोटल मिला के 100 मार्क्स का जो पेपर है वो कैरी ऑन कर रहे हो। दोनों में, कॉर्पोरेट अकाउंट्स में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ज्यादा स्कोरिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पूरा आपका फॉर्मूला बेस्ड है। तो अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, आपको बस फॉर्मूले पुट करने हैं, आंसर निकालना है, इट इज वेरी इजी। लेकिन जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स है ये सारा कंसेप्चुअल है, यहां रटा रटाया ज्ञान काम नहीं आएगा। यहां आपको कंसेप्चुअल स्टडी करनी पड़ेगी, सिर्फ तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो दिस इज पेपर पैटर्न, दिस इज आवर सिलेबस। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है। अब सिलेबस बड़ा है तो उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो पता होना चाहिए। तो आप अपने सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CAFM पेपर। मैं जो ये टॉपिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ ये आपके 100 में से लगभग 75 to 85 मार्क्स कवर करेंगे। आउट ऑफ 100 दे विल कवर 75 to 85 मार्क्स।
इसमें सबसे पहले कॉर्पोरेट अकाउंट्स के ये टॉपिक है, मतलब आप इन्हें कह सकते हैं दीज आर कंपल्सरी टॉपिक, ये पेपर में आने ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता ये पेपर में ना आए, दे विल कम फॉर श्योर। इसमें सबसे पहला शेयर्स है जो पेपर में आना ही आना है, दूसरा डिबेंचर्स है, तीसरा एक टॉपिक है कंसोलिडेशन, और चौथा एक टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कॉर्पोरेट अकाउंट्स में से ये टॉपिक आपके आने ही आने हैं। एक एवरेज दूं तो कॉर्पोरेट अकाउंट आपका 60 मार्क्स का है, उसमें से सिर्फ ये 4 चैप्टर करीब कवर करेंगे 35 टू 45 मार्क्स। वाइल रिवाइजिंग यू शुड बी वेरी मच अवेयर कि हमें क्या रिवाइज पहले करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, आप सब कुछ करने लगोगे फायदा नहीं है। उसमें से ज्यादा पेपर में क्या आता है वो पहले से पता होना चाहिए। वैसे बता दूं कॉर्पोरेट अकाउंट्स में टोटल चैप्टर 9 है, उन 9 में से 4 चैप्टर 35 से 45 मार्क के हैं, तो ऑब्वियसली पहले हमें ये करने चाहिए। एफएम, एफएम 40 मार्क्स का है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके ये है। सबसे पहला वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये एफएम का सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एफएम टोटल 40 मार्क्स का है, जिसमें से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अपने आप में 10 से 20 मार्क का है, मतलब 25 से 30% सिलेबस यही आता है। इसके अलावा कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड, कैपिटल स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्थ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिफ्थ, लीवरेज। और सिक्स्थ, रेशियोज। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 40 में से लगभग लगभग आपका 25 टू 38 मार्क्स का टॉपिक इन्हीं में से होगा। यू हैव टोटल नंबर ऑफ 20 अराउंड चैप्टर्स इन योर सिलेबस, जिसमें से 75 टू 85 मार्क का पेपर इन चैप्टर से आएगा। नाउ कंसीडर अ सिनेरियो, अगर आपको ये बात नहीं पता हो, आपके पेपर शायद आपको पता होगा रेगुलर होते हैं, अगर आप बोथ मॉड्यूल्स दे रहे हो देन यू विल नॉट फाइंड एनी गैप इन बिटवीन 2 पेपर्स। जैसे आज एक पेपर, फिर कल ग्रुप 2 का पेपर, फिर एक पेपर, फिर ग्रुप 2 का पेपर। तो ये चक्कर क्या है कि आपको छुट्टियां नहीं मिलेंगी, और सीबीएसई ने आपकी हालत खराब कर रखी है, आदत बिगाड़ रखी है, एक पेपर में 7-7 दिन की छुट्टियां देंगे। ठीक है, वहां पे आपको अभी भी शायद डेट शीट आई है, अकाउंट्स के पेपर में मेरे ख्याल से 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी है, यहां पर अब छुट्टियां मिलना बंद हो जाएंगी। अब एक इमेजिन करो, आपका नेक्स्ट दिन एग्जाम है, कल एग्जाम है, आज आपके पास हर सब्जेक्ट की इतनी मोटी किताब है। अब किसी बच्चे को ये नहीं पता कि पेपर में क्या ज्यादा आता है, वो बेचारा बुक देखकर ही अपना मोटिवेशन तोड़ देगा, क्योंकि इतनी मोटी किताब है, पढ़ना कहां से शुरू करे। तो बी वेरी ऑनेस्ट, पेपर से एक दिन पहले हमारे पे डाउट भी सबसे ज्यादा ये आते हैं, ये नहीं कि सर ये समझा दो, डाउट आता है सर क्या करें और क्या छोड़ें। तो अगर आपको ये टॉपिक पता होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा इनमें से पेपर आता है, तो ये हमें अच्छे से आना चाहिए। आप इन टॉपिक को करने के बाद आगे कुछ भी करो, दैट इज ओनली अ बोनस। बट अगर आप ये टॉपिक छोड़ के जा रहे हो, आई कैन वाउच दिस थिंग, पेपर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि 80% पेपर इसी में से आएगा। अब जाहिर सी बात है, आपने वो टॉपिक पहले करे जो पेपर में नहीं आते, तो जाहिर सी बात है उसमें नंबर नहीं आएंगे। तो आपने इन टॉपिक्स को पहले करना है। एंड डोंट गेट कंफ्यूज, वो 60 मार्क है, मैंने उसमें 4 चैप्टर लिखे हैं, ये 40 मार्क्स है, मैंने इसमें 6 चैप्टर लिखे हैं। तो इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ चैप्टर्स नहीं है, इंपॉर्टेंट है हाउ मच पोर्शन ऑफ मार्क्स दे कवर, तो वो मार्क्स आपको पता होने चाहिए। ओके, यही सारा हमें समझना है, इसी को स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट बोलते हैं, कि आप अपनी स्ट्रेटेजी पहले से डिवाइस करके चलें। खैर, हम लोग अपना कॉर्पोरेट अकाउंट्स और एफएम ऐसा नहीं कि पूरा कॉर्पोरेट अकाउंट्स पहले खत्म करेंगे फिर एफएम करेंगे, हम मिक्स टॉपिक करेंगे, जो टॉपिक पहले आना चाहिए पहले उसको करेंगे, देन हम आगे लेके चलेंगे। आप में से कितने बच्चे यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड से हैं? कोई है क्या साइंस बैकग्राउंड से? लाइव में कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड से? कोई भी नहीं है, चलो ठीक है, सारे कॉमर्स वाले हैं। कॉमर्स में कितने बच्चे विद मैथ्स वाले हैं? विद मैथ्स वाले, ओके, बाकी सारे विदाउट मैथ्स वाले हैं। ओके ओके, बाकी 10 तक तो आएगा, सबने ही मैथ्स पढ़ी हुई है, सबने करा हुआ है, चलो ठीक है। हाँ, ये बस इसलिए पूछा जा रहा है कि एक आइडिया लग जाए कि कितना डिटेल्ड में मैथ्स में हमें जाना है और कितना डिटेल्ड में हमें नहीं जाना, बस इसलिए। ओके, चलिए, तो बैच यहाँ से शुरू हो रहा है, ये सब आपका इंट्रोडक्शन है, आपको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। ओके, अब हम अपना टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक कॉर्पोरेट अकाउंट्स का, हेडिंग डालें कॉपीज में, कॉर्पोरेट अकाउंट्स, और इसका आज हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं।
इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई भी टीचर बेटा आपका पेपर में पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ेगा, सिर्फ कीवर्ड्स पे ध्यान रखिएगा। मैं कीवर्ड्स हाईलाइट करूंगा, आप अपनी कॉपीज में कीवर्ड हाईलाइट कर लेना। नो वंस गोना रीड योर कंप्लीट आंसर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, सबसे पहले अपने पास जो है लिखेंगे कॉर्पोरेट अकाउंट्स है क्या। व्हेन आई से कॉर्पोरेट अकाउंट्स, व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट्स एम आई रेफरिंग टू। कॉर्पोरेट अकाउंट्स लिखेंगे अकाउंट्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट्स। अकाउंट्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट्स, अभी नया नया है तो सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। बॉडी कॉर्पोरेट्स का मतलब है या तो कंपनी या कंपनी जैसी कोई एंटिटी। आई रिपीट, कंपनी या कंपनी जैसी कोई एंटिटी। तो खाली कंपनीज की बात नहीं हो रही, कंपनी एंड रिलेटेड एंटिटीज। तो इसके नीचे ऐसे लिख लीजिएगा, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है या तो कंपनीज एंड रिलेटेड एंटिटीज। तो जितनी भी कंपनीज हैं और कंपनी जैसी रिलेटेड एंटिटीज हैं, उनके खातों को यहां पे डील किया जाएगा। कुल मिला के मैं पार्टनरशिप के खातों को यहां पे डील नहीं करूंगा। कुल मिला के यहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप के खातों को डील नहीं किया जाएगा। यहाँ पे कंपनी जैसे एलएलपी होता है, एलएलपी भी अपने पास यहाँ पे कंसीडर होगा। तो बॉडी कॉर्पोरेट्स के खातों को यहाँ पे डील किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, जब हम खाते बोलते हैं तो खातों का मतलब क्या है, अकाउंट्स का मतलब क्या है। तो अकाउंट्स का मेजर मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनके बारे में बात करनी है। व्हेन आई राइट कॉर्पोरेट अकाउंट्स, तो कॉर्पोरेट का मतलब आपने समझा कंपनीज एंड रिलेटेड एंटिटीज। एंड व्हेन आई से अकाउंट्स, तो अकाउंट से मेरा मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनको बेटा शॉर्ट में हम एफएस बोल सकते हैं। आप पेपर में एफएस लिखकर आ सकते हो। एफएस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफएस आर ईयर एंड स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफएस जो है ईयर एंड स्टेटमेंट्स हैं, विच आर प्रिपेयर्ड, जो बनाई गई है, विच आर प्रिपेयर्ड टू कंप्यूट रिजल्ट्स, विच आर प्रिपेयर्ड टू कंप्यूट रिजल्ट्स। रिजल्ट्स आर इन फॉर्म ऑफ, रिजल्ट्स आर इन फॉर्म ऑफ, और रिजल्ट्स भी दो फॉर्म में निकलेंगे। एक आपका प्रॉफिटेबिलिटी और एक आपका फाइनेंशियल पोजीशन। एक आपका प्रॉफिटेबिलिटी, एक आपका फाइनेंशियल पोजीशन। कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लीजिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयर एंड स्टेटमेंट्स हैं, साल के आखिरी में बनने वाली स्टेटमेंट्स हैं, जो कि इसलिए बनाई गई हैं ताकि हम रिजल्ट्स निकाल सकें। और रिजल्ट दो प्रकार से निकालेंगे, एक प्रॉफिटेबिलिटी और एक फाइनेंशियल पोजीशन। जस्ट कीवर्ड्स आपके दिमाग में होने चाहिए। साल के आखिरी में बनते हैं, क्यों बनते हैं, रिजल्ट निकालने के लिए। रिजल्ट भी दो प्रकार से, एक प्रॉफिटेबिलिटी, एक फाइनेंशियल पोजीशन। इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, एफएस को, आर ऑल्सो नोन एज, इन्हीं को हम लोग कहते हैं, जो आप बचपन में पढ़कर आ रहे हो, फाइनल अकाउंट्स। इन्हीं को नॉर्मल लेमन टर्म्स में कहा जाता है कि ये फाइनल अकाउंट्स है। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज फाइनल अकाउंट्स। तो एफएस टेक्निकल टर्म है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेमन भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। ठीक है। ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा वर्ड प्ले करना है। आपके लिए थ्योरी थोड़ा सा पढ़ना आसान हो जाएगा अगर आपको वर्ड्स और लैंग्वेज डिकोड करना आ जाए। हम बीच बीच में ये स्ट्रेटेजी सीखते चलेंगे। आपका सारा खेल कंप्लायंस का है। अगर आपको लॉ की भाषा डिकोड करनी नहीं आती, देन देयर विल बी मैनी 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 डिजास्टर्स इवेंट्स, जो आप उसको डिकोड नहीं कर पाओगे। तो डिकोड करिएगा। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, ये फाइनल अकाउंट्स, तो इसको डिकोड कैसे करेंगे। यहाँ पे वर्ड लिखा है फाइनल अकाउंट्स, हाउ विल आई डिकोड दिस।
फाइनल का मतलब होता है बेटा कोई भी ऐसी चीज जो लास्ट है, वॉट एवर थिंग विच इज लास्ट इज नोन एज फाइनल। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लो कि आईपीएल चल रहा है, उसमें आखिरी के जो 3 मैचेस होते हैं उसका नाम ये रखा जाता है क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और क्या फाइनल। तो देयर इज अ रीजन एंड देयर इज अ साइंस बिहाइंड दिस कि व्हाई दिस इज नोन एज फाइनल ओनली, बिकॉज दिस इज लास्ट, प्लस आफ्टर दिस वी विल गेट रिजल्ट्स। तो फाइनल कोई भी वो चीज है जो आखिरी है और जिससे क्या पता चल जाएंगे रिजल्ट्स। जैसे ये आईपीएल का है, ऐसे ही मैं कुछ और एग्जांपल दूं। सीए कोर्स, अब सीए कोर्स की भी 3 लेवल है। पहला है फाउंडेशन, दूसरा है इंटर और तीसरा क्या है फाइनल। मतलब आपको जो सीए की डिग्री मिलेगी वो कब मिलेगी, वो फाउंडेशन पास करके नहीं, इंटर पास करके नहीं, वो कब मिलेगी, फाइनल पास करके। व्हाई दिस इज नोन एज फाइनल, रीजन बीइंग कि ये लास्ट लेवल है एंड इससे पता चलेगा रिजल्ट। बैक टू स्कूल जाओ, स्कूल में आपके एग्जाम्स होते थे, पहले कुछ यूटी होते थे, फिर हाफ ईयरली होते थे जिनको मिड टर्म्स भी बोलते थे, फिर मार्च में एक पेपर होते थे जिनको हम बोलते थे फाइनल एग्जामिनेशन। वाई दे आर नोन एज फाइनल, बिकॉज ये आखिरी है और इनसे पता चलता है, क्या पता चलता है, रिजल्ट्स। कभी भी यूटी देख के किसी बच्चे की कंपार्टमेंट पास या फेल नहीं होता, कभी भी हाफ ईयरली देख के कंपार्टमेंट पास या फेल नहीं होता। फाइनल एग्जाम देके पता चलता है कि वो प्रमोट हुआ या नहीं हुआ या फिर उसका कंपार्टमेंट है। इसका मतलब रिजल्ट आपको सिर्फ और सिर्फ कौन बताएगा, फाइनल बताएगा। तो हर वो चीज जो आखिरी है और हर वो चीज जो रिजल्ट बता दे वो फाइनल है। कुछ और, जैसे कोई रियलिटी शो चल रहा है, कोई भी रियलिटी शो ले लो, लेट्स से मैं आई एम अज्यूमिंग कि आप बिग बॉस नहीं देखते होगे, मैं खाली नाम यहाँ पे ले रहा हूँ बिग बॉस का। आई स्ट्रांगली अर्ज कि आपको नहीं देखना चाहिए, बट स्टिल जो इसके जितने एपिसोड चल रहे हैं, जो लास्ट एपिसोड होता है उसका आपने नाम सुना होगा, बोलते हैं फिनाले। क्यों बोलते हैं फिनाले, इसका एक रीजन है। फिनाले मतलब फाइनल, ई मतलब एपिसोड, तो क्या बन गया, फिनाले। इसका मतलब कि वर्ड से हम लोगों को डिकोड करना है। तो दिस एपिसोड इज लास्ट एपिसोड एंड दिस विल प्रोवाइड क्या, रिजल्ट्स। अब डिकोड करो इस वर्ड को इतने सारे एग्जांपल्स पढ़ने के बाद कि अब इसका मतलब क्या होगा, फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट का मतलब पहली बात ये लास्ट अकाउंट होंगे। अब लास्ट अकाउंट का मतलब क्या है, अकाउंट्स में जब भी हम खाते बनाते हैं तो साल अप्रैल में शुरू होता है, खत्म कब होता है, मार्च। अगर ये लास्ट अकाउंट है तो ये जाहिर सी बात है यहां बने होंगे। तभी हमने डेफिनेशन में लिखा था कि ये कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं, ईयर एंड स्टेटमेंट्स। तो फाइनल अकाउंट लास्ट अकाउंट है और अगेन इनसे भी क्या पता चलेगा, रिजल्ट्स। जब मैं कहता हूं रिजल्ट, तो रिजल्ट मतलब क्या, रिजल्ट मतलब एक ये पता चलेगा कि आपने धंधे में प्रॉफिट लॉस कमाया या नहीं, और दूसरा ये पता चलेगा कि आपकी धंधे में पोजीशन क्या है। एग्जांपल, मान लो मैंने कोई कंपनी उठा ली जैसे रिलायंस, लेट्स से मैं कहूं रिलायंस का प्रॉफिट लॉस है 6000 करोड़, लेट्स अज्यूम। तो ये प्रॉफिट लॉस सिर्फ रिलायंस की ही वर्किंग बता रहा है। पर अगर मैं ये कहूं कि रिलायंस की पोजीशन फोर्ब्स में, फोर्ब्स एक मैगजीन है शायद आपको पता होगा, इट लिस्ट डाउन द नेम ऑफ द कंपनीज, या मैं बोलूं निफ्टी, निफ्टी एक इंडेक्स है, या मैं बोलूं सेंसेक्स, सेंसेक्स एक इंडेक्स है। अगर मैं कहूं रिलायंस की पोजीशन उसमें थर्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड पोजीशन का मतलब कि रिलायंस से ऊपर भी अभी कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और रिलायंस के नीचे भी अभी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो रिजल्ट जब भी बताया जाता है 2 प्रकार से बताया जाता है। एक कि आपका खुद का कितना रिजल्ट है जो कि प्रॉफिट लॉस है, और एक आपका रिजल्ट कंपैरिजन में कितना है। याद करो स्कूल में भी रिजल्ट यही आता था, एक आपको परसेंटेज बताई जाती थी कि आपके लेट से 79% मार्क्स हैं, और एक आपको रैंक बताई जाती थी कि आपकी पोजीशन क्या है क्लास में। लेट से आपकी रैंक उन्होंने बताया कि थर्ड है, तो थर्ड से ये समझ में आता है कि मेरे से बेहतर भी 2 लोग मार्केट में हैं, और मेरे से जो ढीले ढक्कन लोग हैं वो भी मार्केट में बहुत सारे, मैं मार्केट में थर्ड पोजीशन पे जो लाई करता हूं। तो रिजल्ट आप जब भी बताओगे, वन रिजल्ट विल टेल यू अबाउट योर परफॉर्मेंस एंड सेकेंड रिजल्ट विल टेल यू अबाउट द कंपैरिजन। अब इन सबको अगर हम क्लब कर दें तो डेफिनेशन बनकर आ जाएगी एफएस की, सारी बातों को क्लब करके, कि एफएस एक ईयर एंड स्टेटमेंट्स है जो कि बनाई जा रही है। क्यों बनाई जा रही है, रिजल्ट्स के लिए। और रिजल्ट भी किससे निकलेंगे, 2 फॉर्म में निकलेंगे, एक प्रॉफिटेबिलिटी और एक क्या, फाइनेंशियल। कोई टीचर आपका पूरा सेंटेंस कभी नहीं पढ़ेगा, सच बताऊं तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं है। आपका पेपर टीचर के हाथ में मात्र 15 से 20 मिनट के लिए रहेगा, इससे ऊपर नहीं। अब 15 से 20 मिनट में उसको 100 मार्क का पेपर पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा ध्यान नहीं लगाएगा, वो सिर्फ ढूंढेगा कीवर्ड। उसको कीवर्ड मिलेंगे वो नंबर देगा, उसको कीवर्ड नहीं मिलेंगे नंबर नहीं मिलेंगे।
दिस थिंग विल बी वेरी मच क्रूशियल इन लॉ एग्जाम्स। लॉ एग्जाम में वो कीवर्ड्स तो ढूंढेगा, साथ में लीगल वर्ड्स ढूंढेगा। जैसे आपने कोई भी वर्ड ऐसा लिखा जो लेमैन टर्म में है, नंबर नहीं मिलेंगे। तो यू नीड टू बी वेरी मच अवेयर कि लॉ में मैं लीगल वर्ड्स यूज करूंगा। ऐसे ही यहाँ पे मेरे सब्जेक्ट में सिर्फ कीवर्ड्स आप यूज करेंगे, उससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो दो चीजें, पहले तो कॉर्पोरेट अकाउंट्स का मतलब कॉर्पोरेट कौन है, कंपनी और एंटिटीज हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब आखिरी में बनने वाली स्टेटमेंट्स हैं, और ये रिजल्ट्स के लिए बनेंगी, और दो तरह के रिजल्ट्स निकलेंगे। ओके, थर्ड, तीसरा पॉइंट, अगर हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगा क्या, इनके अंदर हमें क्या क्या चीजें देनी है। सो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आपका थर्ड पॉइंट है। मतलब इसमें जर्नल आएगा, लेजर आएगा, ट्रायल बैलेंस आएगा, या क्या चीज आएगी। सो व्हाट इज मेंट बाय कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चार कंपोनेंट्स हैं। यहां से आपका मेन सिलेबस शुरू हो चुका है। अब आपने पूरे सिलेबस में यही सब पढ़ना है, जितनी चीजें मैं यहां पे बना रहा हूं। तो किसी भी एफएस को अगर आपको देखना है, तो एफएस में आपको चार चीजें मिलेंगी। वो चार चीजें ये होंगी। सबसे पहले बैलेंस शीट, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का टेक्निकल टर्म है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो पेपर में अगर बोले फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट, आप समझ जाना कि वो बैलेंस शीट है। दूसरा, पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट का टेक्निकल टर्म है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी इसको बोल सकते हैं। तीसरा तीसरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टेक्निकल टर्म है स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी। ये बेटा मैंने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल मतलब ये चेंजेस है, चेंजेस इन इक्विटी। मैं ये लेमैन टर्म्स क्यों लिख रहा हूं, कल को तुम्हें ये ना लगे कि तुम नया पढ़ रहे हो। असल में तुम ये 11th-12th में पढ़कर आ रहे हो, तुम्हें बैलेंस शीट भी बनानी आती है, तुमने 11th में पीएनएल भी सीखा है, तुमने 12th में पीएनएल एप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप में सीखा है। तो जो तुमने पढ़ा हुआ है वही आ रहा है, बस नाम चेंज हो रहे हैं। इसके अलावा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपने 12th में पढ़ा हुआ है, ऑब्वियसली हम यहां पे पढ़ेंगे दोबारा। बट दीज आर दी 4 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान रखना, इन चार के अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ नहीं आता, सिर्फ यही चार आएंगे, एंड दैट टू इन सीक्वेंस आएंगे। ये सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में अगर मैं किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालूं, तो इसी सीक्वेंस में होगा जो होगा। ऐसा नहीं कि वो कंपनी ने पीएनएल पहले छाप दिया होगा, ऐसा नहीं कि उसने कैश फ्लो पहले छाप दिया होगा, ऐसे ही छापना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कंपनीज एक्ट कह रहा है, क्योंकि आप कंपनीज पढ़ रहे हो, कंपनीज के ऊपर कानून लग रहा है। कंपनीज एक्ट का कानून है 2013 का, इसमें एक शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 3। उसने हमें बताया है कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये चार चीजें हैं, और ये चार चीजें जब भी बनेंगी इसी तरह से बनेंगी। पेपर में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा, अलग अलग क्वेश्चन देगा, आपसे कहेगा जर्नल लेजर क्या इसका पार्ट होता है, नहीं होता। क्या ट्रायल बैलेंस इसका पार्ट होता है, नहीं होता। क्या ऑडिटर की रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट इसका पार्ट होता है, नहीं होता। ओनली दीज 4 थिंग्स, एंड दैट टू इन सीक्वेंस। नो कंपनी विल शो इट्स पीएनएल अकाउंट प्रायर टू बैलेंस शीट, एवरी कंपनी विल शो बैलेंस शीट फर्स्ट, देन पीएनएल एप्रोप्रिएशन, देन कैश फ्लो। आपने एग्जाम में ये टर्म्स लिखने हैं जो टेक्निकल हैं, दिस 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 एंड दिस। यू विल नेवर राइट बैलेंस शीट, पीएनएल एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन। आप ये वर्ड लिखोगे, वो आपकी सिर्फ समझ के लिए है कि आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, आपने किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी देखी है? किसी बच्चे ने नहीं देखी? आओ, हम पूरे जुगाड़ के साथ आए हैं बेटा। किस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने जाओगे? नाम लो, कोई भी कंपनी। हाँ, लेकिन हिंदुस्तानी कंपनी बोलना, बाहर की कंपनी नहीं। मैं नाम बोलने, तुम बोलो टेस्ला, तो टेस्ला पे कंपनीज एक्ट नहीं लगता, मतलब लगता है, कहीं बाहर का लगता है, यहाँ का नहीं लगता। तो हम हिंदुस्तानी कंपनी की बात करें। टाटा, चलो ठीक है। अब टाटा भी, टाटा कंपनी नहीं है, टाटा इंडस्ट्री है। टाटा में भी कौन सी कंपनी है? अब टाटा स्टील जैसे किसी बच्चे ने बोला, थोड़ा मुश्किल होगा टाटा स्टील के लिए, बट आई एम सर्चिंग। लेट्स से कि मैंने टाटा स्टील सर्च करा, एनुअल रिपोर्ट्स, ये रही, इसको मैंने खोला, ये टाटा स्टील की एनुअल रिपोर्ट है। प्लीज ध्यान देना, जो आपने समझा मैं उसका प्रैक्टिकल वर्जन दिखा रहा हूं। जब आपको बोला जाता है एनुअल रिपोर्ट, अब पता नहीं इस पे कहीं कॉपीराइट ना डाल दे कोई, खैर, जब कभी बोला जाता है एनुअल रिपोर्ट, तो जो आपने ये लिखा है ना कॉपी में, ये बैलेंस शीट पीएनएल, ये कोई एक पन्ने की रिपोर्ट नहीं है, ये पूरी एक किताब है, इतनी मोटी किताब।
पढ़ना। जो मैंने रिपोर्ट सर्च करी है, ये रिपोर्ट 581 पेजेस की है, शायद आपको दिख ना रहा हो। 600 पेज की सिर्फ एनुअल रिपोर्ट है। अब एनुअल रिपोर्ट दिखने में होती कैसे है? कंपनी की इंडस्ट्री का नाम लिखा होगा, कंपनी का नाम लिखा होगा, कंपनी का विजन क्या है वो लिखा होगा। कंपनी का विजन है वी ऑल्सो मेक टुमारो, हम कल की तैयारी कर रहे हैं। नीचे ये लिखा होगा कि ये कौन सी रिपोर्ट है, गौर करना कौन सी रिपोर्ट है, इसका मतलब समझना। एक तो 23-24 की है, और कंपनी को बने हुए कितने साल हो गए हैं, मतलब 117th ईयर की रिपोर्ट है। जैसे मैं कहूं कि मेरी कंपनी को बने हुए 3 साल हो गए हैं, तो बोलो मैंने अभी तक कितनी रिपोर्ट फर्निश करी होंगी। तो जब मैं इस साल की रिपोर्ट फर्निश करूंगा तो मैं ये लिखूंगा, मान लो साल है 23 या पहले 22-23, फिर 23-24 और फिर साल है 24-25। जब मैं इस साल की रिपोर्ट फर्निश करूंगा मैं लिखूंगा एनुअल रिपोर्ट 24-25 साल की, और लिखूंगा थर्ड रिपोर्ट। ये थर्ड रिपोर्ट लिखने का पर्पस क्या है? सोचो अगर मैं खाली ये लिखता हूं तो कभी भी जनता को ये नहीं पता चलेगा कि कंपनी शुरू हुए हुए कितना साल हुआ है। लेकिन अगर टाटा साहब ने यहां पे ये भी लिखवा दिया 117 साल, इसका मतलब पढ़ने वाले का भरोसा जीता जा रहा है। पढ़ने वाला ये सोचेगा कि भाई 117 साल से कंपनी चली आ रही है, मतलब कंपनी अच्छी ही होगी। तो ये आपके पास किसी भी रिपोर्ट का फर्स्ट पेज होता है। नीचे आते हैं इसके इंडेक्स, ये कंटेंट है, क्योंकि मैंने कहा किताब है तो किताब का ये एक इंडेक्स है। अब मैं किताब पे आपका ध्यान लेके जा रहा हूं मेन चीज के ऊपर, थोड़ा गौर करना। ये जूम करा मैंने, यहां पे ये वर्ड आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मिला। अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं यहां पे आके चेक कर रहा हूं, और वैसे बता दूं ये रिपोर्ट डिजिटल है, आजकल आप डिजिटलाइजेशन में हो, तो ऐसा नहीं कि आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। मैं इस इंडेक्स में कहीं भी क्लिक करूंगा मैं उस पेज पे पहुंच जाऊंगा, तो डिजिटल रिपोर्ट। ये रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये वर्ड पे क्लिक करा स्टैंड अलोन, और ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकलकर मेरे सामने आ गई। अब अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था 4 चीजें आती हैं, मैं बस आपको दिखाना चाह रहा हूं कि वो 4 चीजें आ कैसे रही है। क्योंकि रिपोर्ट है, काफी सारी चीजें इसके अंदर दी गई होती हैं। ये लो, ये आ गई यहां से रिपोर्ट। जरा पढ़ना, अपना पहला कंपोनेंट आपने क्या लिखा था? बैलेंस शीट। तो हर रिपोर्ट में पहले क्या छापा गया होगा? बैलेंस शीट। अगला आपने लिखा था स्टेटमेंट ऑफ पीनल, स्टेटमेंट ऑफ पीनल। अगला आपने लिखा था स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अगला आपने लिखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो हर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो इसी तरीके से होगा। आपको पेपर में इसकी केस स्टडी देके फंसा देगा, कहेगा एक कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस पहले बनाया होता है, फिर बैलेंस शीट बनता है। आई गेस आप 11th क्लास में ये पढ़कर आ रहे हो, ट्रेडिंग पीनल बैलेंस शीट। तो आपने सुना होगा कि ये पीनल पहले बनता है, भाई पहले नेट प्रॉफिट निकलता है, जब नेट प्रॉफिट निकलेगा तभी तो बैलेंस शीट बनाओगे। बनता पहले पीनल है, लेकिन जब दिखाने की बात आती है, जब शो करने की बात आएगी, तो शो हमेशा पहले क्या होगा? बैलेंस शीट। तो प्रिपरेशन के टाइम पे पीनल पहले, बैलेंस शीट बाद में है, बट डिस्क्लोजर के टाइम पे हमेशा पहले क्या होगा? बैलेंस शीट। ऐसा नहीं कि ये इस कंपनी के लिए, फॉर एवरी सच कंपनी दिस विल ऑलवेज रिमेन सेम। ओके, ये है इसके कंपोनेंट्स। इसके नीचे एक नोट डाल दीजिएगा कंपोनेंट्स के नीचे, जो आपने ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम अबव, अपार्ट फ्रॉम अबव मतलब इनको छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम अबव नथिंग विल बी इंक्लूड, अपार्ट फ्रॉम अबव नथिंग विल बी इंक्लूड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऊपर वाली 4 चीजों को छोड़कर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और नहीं आएगा। मतलब ना तो कुछ जर्नल आएगा, ना कुछ लेजर आएगा, ना ट्रायल बैलेंस आएगा, ना किसी तरह की ऑडिटर रिपोर्ट, ना बोर्ड रिपोर्ट। ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। ओनली अबव 4 विल बी द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। 4th पॉइंट, टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स नहीं है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कितने प्रकार की है, शायद आपने गौर नहीं किया हो। जब मैंने ये टाटा की रिपोर्ट खोली थी, यहां ध्यान देना, जब हम इंडेक्स में आए थे और इंडेक्स के अंदर जब हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले पॉइंट पे आए थे, तो यहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 प्रकार की दे रखी है। एक क्या दे रखी है? स्टैंड अलोन, और एक क्या दे रखी है? कंसोलिडेट। तो अगला टॉपिक यही आ रहा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार मतलब एक स्टैंड अलोन और एक कंसोलिडेटेड। तो वन इज स्टैंड अलोन एफएस एंड सेकंड इज कंसोलिडेटेड एफएस। स्टैंड अलोन नाम से ही पता चल रहा है
ये सिर्फ हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्टैंड अलोन मतलब अकेला, ये सिर्फ हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कंसोलिडेटेड का मतलब है ये हमारे साथ साथ हमारी सब्सिडरीज की भी है। अगर मेरी कोई और दूसरी बच्चा कंपनी है, इसको बच्चा कंपनी बोलते हैं कि जिसमें मेरा पैसा लगा है, जिसमें मैं 51% होल्ड करता हूं, तो मैं उन कंपनीज को भी अपने साथ जोड़ के दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए, सपोज करो कि मैं जियो की बात कर रहा हूं। अगर जियो सिर्फ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहा है तो वो स्टैंड अलोन है। पर अगर जियो अपने साथ साथ आजियो को भी दिखा रहा है, आजियो सुना है आपने, कपड़े बेच रहा है, मतलब जियो टेलीकॉम है पर आजियो फैशंस में आ गया, तो अगर जियो अपने साथ साथ आजियो की भी स्टेटमेंट को दिखा रहा है, ये क्या बन जाएगा? कंसोलिडेट। कोई और एग्जांपल, लेट्स से जोमेटो की बात करते हैं। अब जोमेटो खाली अपनी स्टेटमेंट को दिखा रहा है तो वो स्टैंड अलोन है, और जोमेटो अपने साथ साथ ब्लिंकिट को भी दिखा रहा है तो फिर वो किस में आ जाएगा? कंसोलिडेट। कुल मिला के मैं अपने साथ साथ अपनी बाकी कंपनीज जो मेरी है, मैं अगर उनको भी क्लब करके दिखा रहा हूं तो कंसोलिडेट, और खाली अपने आप को दिखा रहा हूं तो स्टैंड अलोन। नीचे लिखेंगे स्टैंड अलोन का मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आवर ओन कंपनी ओनली। अगर हम सिर्फ अपनी कंपनी की ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहे हैं तो वो स्टैंड अलोन है। रिफ्लेक्शन ऑफ एफएस ऑफ आवर ओन कंपनी, सिर्फ अपना। लेकिन अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड की, तो इसका मतलब है रिफ्लेक्शन ऑफ एफएस ऑफ आवर ओन कंपनी एंड आवर सब्सिडरी कंपनी। हमारी जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी का मतलब होता है हमारी कंपनी है, उसमें 51% हमने ही होल्ड करा हुआ है, अगर हम उनको भी अपनी कंपनी के साथ दिखा रहे हैं तो वो कंसोलिडेट एफएस बन जाएगा। ऑब्वियसली इसके लिए आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी होनी चाहिए, मान लो है ही नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता दिखाने का। ठीक है, और ऐसा नहीं कि एक सब्सिडरी कोई जोड़ के दिखाएं, जितनी सब्सिडरीज हैं सबको हम लोग जोड़कर दिखाएंगे। जैसे टाटा इंडस्ट्रीज के अंदर जो है उनकी सब्सिडरी, उनका बिजनेस बहुत जगह पे चल रहा है, तो उसमें सबको एक साथ कंसोलिडेट करके दिखा दिया जाएगा। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एफएस बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन के आधार पर है, यहां पे लिख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन है ये। वैसे ही आप इंडिया में जितनी कंपनीज को देखोगे सब में आपको स्टैंड अलोन कंसोलिडेट मिलेगा ही मिलेगा। रीजन बीइंग वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि सबकी एक ना एक सब्सिडरी है ही। आप कोई भी उठाओगे सब में आपको ये मिल जाएगा। जैसे आपने रिलायंस को उठाया तो रिलायंस में रिलायंस भी मिलेगा, रिलायंस फ्रेश है अपने पास वो भी मिलेगा, पेट्रोलियम भी मिलेगा, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो एक आधी चीज अपने पास नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको जो मिलेंगी। जैसे जियो की एक और सब्सिडरी है, शायद आपने सुना हो, नेटवर्क 18। ये नाम सुना है, नेटवर्क 18? टीवी चैनल्स को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, जैसे कलर्स जो है इसी के अंदर आता है, तो ये नेटवर्क 18 भी नहीं का है। तो अगर जियो अपने साथ साथ सब्सिडरी को दिखा रहा है तो फिर इसको भी दिखा के चलेगा। ऐसे ही, अच्छा, अगर आप सब्सिडरीज को साथ में दिखाते हो, लेट्स से कि मैंने ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट खोली होती है, तो जरा नाम चेक करना, आप नाम क्या बन जाएंगे, गौर करना जरा। अभी जो आपने ऊपर स्टैंड अलोन में स्टेटमेंट्स देखी थी, ये स्टेटमेंट्स भी सेम होंगी, बस नाम चेंज होते जाएंगे। पहले आता था सिर्फ बैलेंस शीट, अब क्या नाम आ जाएगा? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। पहले आ रहा था स्टेटमेंट ऑफ पीनल, अब क्या नाम आ जाएगा? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीनल। पहले आ रहा था अपने पास स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, अब आएगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, मतलब कंसोलिडेटेड वर्ड आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा। पहले आ रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आ रहा था स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, अब सामने एक वर्ड और लग जाएगा, कंसोलिडेटेड कैश। आपको लगेगा सर ये तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो गया, क्या हम एक बार शो कर रहे हैं फिर दूसरी बार दोबारा और शो कर रहे हैं सबको जोड़ के, तो ये चक्कर क्या है? सीधा एक ही बारी में जोड़ के बता दो ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कानून पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कंपनीज एक्ट ने बोल रखा है कि आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आप स्टैंड अलोन बगैर बनाए आप इसको बना दो, इसका भी सीक्वेंस तय है कि पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा, और दोनों बनाने ही है। हाँ, दोनों में से आप एक सिर्फ तब बनाओगे अगर आपकी कोई सब्सिडरी नहीं है। मान लो कंपनी है सीएट टायर, अब सीएट टायर की कोई सब्सिडरी नहीं है, तो मैं कंसोलिडेट बना के करूंगा क्या? वो तो खाली बन जाएगा अपने पास, इसलिए फिर हम खाली क्या बना देंगे? स्टैंड अलोन। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, अगेन आगे, टाइप ऑफ एफएस, लेकिन ये पीरियड बेस्ड है, ये प्रिपरेशन बेस्ड है, ये पीरियड बेस्ड है। एफएस को अगेन दो पार्ट्स में और बांटा जाता है, ये है पीरियड बेस्ड। पीरियड बेस्ड का मतलब अब ये बनाने के आधार पर नहीं है, अब ये समय के आधार पर है। समय के आधार पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो होंगी,
एक होंगी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक होंगी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब कंसोलिडेट या स्टैंड अलोन की बात नहीं हो रही, अब एक एनुअल होगा एक इंटरिम होगा। अगर आपके पास वर्ड को डिकोड करने की पावर है तो आप सारे मीनिंग मेरी मदद के बगैर ही डिकोड कर पाओगे। तोड़ो। एनुअल मतलब सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साल की बनी है वो क्या होगी, एनुअल। अब इस वर्ड को देखो, ये लिखा है इंटरिम, पर रियल में इसका मतलब है इन टर्म। इन टर्म, टर्म क्या होता है, पूरा साल। इन मतलब कहीं बीच में, तो अगर साल के बीच में कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है वो कौन सी बनेगी, इंटरिम। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंड पे बनती है, ईयर एंड पे, लेकिन इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन बिटवीन अ ईयर बनती है, इन बिटवीन अ ईयर। साल खत्म होने से पहले अगर आपने कोई स्टेटमेंट बनाई है तो वो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे नीचे ऐसे में लिख रहा हूं, ये पूरा एक साल है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप यहां बना रहे हो इसको बोलेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इस दिन को छोड़ के आपने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं भी बनाई, बस यहां नहीं बनाई है, कोई भी बनाई कहीं भी बनाई साल के बीच में, मान लो आपने अपने बर्थडे पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी, आपका मन कर रहा है कि भाई आज मैं देखता हूं मेरा बिजनेस क्या है, ये जितनी स्टेटमेंट्स आप बनाओगे ये सारी की सारी आपकी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी। वर्ड ध्यान रखना, इंटरिम का मतलब है इन टर्म, टर्म के बीच में बनने वाली स्टेटमेंट। ऑब्वियसली एनुअल सिर्फ एक ही हो सकती है, इंटरिम एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इनके जो आपको पता होने चाहिए, को कहीं पे लिख लेना। एक तरफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक तरफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेसिक बेसिक डिफरेंस है। सबसे पहला व्हेन, कब बनेगी, तो ये ईयर एंड पे बनेगी, ये इन बिटवीन अ ईयर बनेगी। सेकंड बेसिस हाउ मैनी, अब आप साल के आखिरी में बना रहे हो तो एक ही बनाओगे, आप साल के बीच में बना रहे हो कितनी बना सकते हो, मोर देन वन, मोर देन वन। ठीक है, फॉर विच पीरियड, एनुअल जब भी बनेगा तो एक साल के लिए बनेगा, फॉर वन ईयर। इंटरिम जब भी बनेगा तो ये बनेगा फॉर अ पीरियड लेस देन वन ईयर, एक साल से कम के लिए। मान लो मैंने यहां बनाया तो मैंने इतने पीरियड के लिए बनाया, यहां बनाया तो इस पीरियड के लिए बनाया, यहां बनाया इस पीरियड के लिए, यहां बनाया इस पीरियड के लिए। तो इंटरिम कितनी भी बन सकती हैं और एक साल से कम पीरियड की बनेगी, एनुअल एक ही बनती है, एक साल के लिए बनती है। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं कि एफएस है क्या, कितने टाइप्स की हैं, क्या क्या उसके अंदर कवर होगा, ये पता होना चाहिए। अगेन इस पे एक नोट है जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, ये फॉर एग्जाम है। इन इंडिया, ये सिर्फ इंडिया के लिए है, ऑल लिस्टेड कंपनीज। अब मैंने कंपनीज से पहले एक वर्ड लगाया है लिस्टेड, मतलब ये कंपनी कहीं ना कहीं लिस्ट है। तो लिस्टेड का मतलब ये होता है हर वो कंपनी जिसका मार्केट में शेयर मिलता है वो सब लिस्टेड कंपनी है। सरल शब्दों में, जिसका शेयर मार्केट में मिलता है। जैसे आपको पता होगा जोमेटो का आईपीओ आ चुका है, स्विगी का अभी रिसेंट में पता नहीं आया है या आ गया है, आने वाला है या कुछ ऐसा है। तो अगर मैं कहूं स्विगी के बारे में तो स्विगी अभी लिस्टेड कंपनी नहीं है, पर मैं कहूं जोमेटो के बारे में तो वो उसका शेयर आप मार्केट में जाके खरीद सकते हो, तो वो एक लिस्टेड कंपनी है। तो जिसका शेयर मार्केट में अवेलेबल है वो एक लिस्टेड कंपनी है। तो ये रूल सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे लगेगा। तो इंडिया के अंदर जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं आर बाउंड, बाउंड का मतलब है इनके ऊपर कंपल्जन है, इनको ये फॉलो करना पड़ेगा, आर बाउंड टू प्रोड्यूस, ध्यान देना क्या लिखा है, क्वार्टरली रिजल्ट्स। हिंदुस्तान में हर लिस्टेड कंपनी को अपने रिजल्ट्स क्वार्टरली प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। इसका मतलब हिंदुस्तान में हर कंपनी अपने रिजल्ट साल में 4 बार प्रोड्यूस करेगी और फिर साल के आखिरी में चारों को प्लस करके एक फाइनल रिजल्ट देगी। क्वार्टरली रिजल्ट्स का मतलब हो गया 3 मंथली रिजल्ट्स, 3 महीने के रिजल्ट्स देगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं, ये पूरा एक साल है,
साल को 4 क्वार्टर में बांटा जाता है। हमारे यहाँ पे क्वार्टर्स भी डिफाइन है। जो पहला क्वार्टर है वो होगा अप्रैल टू जून, दूसरा जुलाई टू सितंबर, तीसरा अक्टूबर टू दिसंबर, और चौथा जैन से मार्च। आज की जो डेट है उससे उठाओ 23 नवंबर, कौन सा क्वार्टर चल रहा है? 23 नवंबर डेट है। आज की डेट में क्वार्टर कौन सा चल रहा है हिंदुस्तानी मार्केट के मुताबिक, कौन सा क्वार्टर चल रहा है? अगर मैं आज की डेट में इस क्वार्टर में लाई कर रहा हूं तो बताओ एक लिस्टेड कंपनी ने अभी तक कितने रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर दिए होंगे? कौन कौन से? एक Q1 का और एक किसका? Q2 का। बताओ ये जो Q1 Q2 के रिजल्ट्स होंगे, रिजल्ट्स किस में से निकलते हैं? एफएस। अब क्या मैं इस एफएस को एनुअल बोलूं या इंटरिम बोलूं? रीजन बिंग वेरी सिंपल, क्योंकि 3-3 महीने के बने हैं। तो हर लिस्टेड कंपनी पहले अपने 4 इंटरिम रिजल्ट्स निकालेगी, फिर आखिरी में चारों को प्लस करके, इन सबको प्लस करके एक रिजल्ट निकालेगी जिसका नाम क्या होगा? एनुअल एफएस। तो इन शॉर्ट टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी बनेंगी? 5। 4 बनेंगी क्वार्टरली और आखिरी में चारों को क्लब करके एक स्टेटमेंट क्या बन जाएगी अपने पास? फाइनल। ओके, जैसे प्रैक्टिकल दिखाऊं, आपने अभी कोई भी कंपनी, जैसे रिलायंस मान लो, मैंने लिखा रिलायंस। मैं ये भी नहीं लिख रहा यहां पे कि जो रिलायंस है मुझे उसके कौन से क्वार्टर का रिजल्ट चाहिए। आई एम जस्ट सर्चिंग डाउन रिलायंस रिजल्ट्स। अब बच्चे बच्चे को पता है जो रिलायंस है वो लिस्टेड कंपनी है क्योंकि उसका शेयर मार्केट में अवेलेबल है। अब ये देखो खुद ही लिखा आ रहा है, मैंने नहीं सर्च करा क्वार्टरली, अपने आप लिखा आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज Q3। व्हाट इज Q3? Q3 का मतलब क्या हो गया? Q3। मैंने नहीं सर्च कर, अपने आप आया। अगर मैं यहां पे इसके रिजल्ट्स निकालूं, ये पढ़ो, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या लिखा हुआ है? क्वार्टरली। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कंपनी अपने आप में कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी। मान लो अगर ये लिस्टेड कंपनी नहीं होती तो सीधा सीधा जो रिजल्ट्स निकल कर आते हैं वो एनुअल निकल कर आ जाते। जैसे मैं किसी और कंपनी का सर्च करता, स्विगी वगैरह का, आप उसमें जाके देख सकते हो। बट अभी के लिए जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, हर वो कंपनी जिसका शेयर मार्केट में अवेलेबल है, दे विल प्रोड्यूस 5 टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। 4 इंटरिम, एक एनुअल, चारों इंटरिम को प्लस करके ही एक एनुअल जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। पेपर में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपसे कहेगा लिस्टेड कंपनी कितनी बार रिजल्ट्स बनाती है और जो नॉन लिस्टेड कंपनीज हैं वो कितनी बार रिजल्ट बनाती है। तो लिस्टेड कंपनी 5 बार बना रही है, नॉन लिस्टेड कंपनी सीधा एक बार ही आपके पास बना देगी। हाँ, नॉन लिस्टेड कंपनी भी क्वार्टरली दिखा सकती है पर कानून नहीं बोलता। कानून ने सिर्फ और सिर्फ क्या बोला हुआ है? लिस्टेड कंपनीज के लिए। ओके, नीचे नोट में अपने पास लिख देना, नॉन लिस्टेड कंपनीज में मतलब दिखाना चाहे या नहीं दिखाना चाहे, में या मे नॉट प्रोड्यूस क्वार्टरली रिजल्ट्स। ये दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना चाहे तो नॉट अ बिग डील। मे और मे नॉट प्रोड्यूस क्वार्टरली रिजल्ट्स। लिखा? लिख लिया बेटा सबने? सामने जरा ध्यान देना। ये आप लोगों ने देखा वही है बट स्टिल, ये CS एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट है जून 24 का। ये जून 24 जो ओल्ड सिलेबस है, ये जून 24 जो न्यू सिलेबस है। अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है वो जून 24 का ही हुआ है, दिसंबर का पेपर अभी होना है। एक्सी का रिजल्ट ओल्ड सिलेबस में मान के चलता हूँ कि आजकल बच्चा रजिस्ट्रेशन करा रहा है तो न्यू सिलेबस में करा रहा है। तो न्यू सिलेबस का रिजल्ट मॉड्यूल 1 का आया हुआ है 8.25%, मॉड्यूल 2 का आया हुआ है 20.87%। एक बारी को मॉड्यूल 2 को इग्नोर करते हैं, मॉड्यूल 1 की बात करते हैं। 8% रिजल्ट का मतलब ये हो गया कि 100 बच्चे अगर पेपर देने गए तो कितने पास होके निकले? 8। ठीक है, यही सेम बात को अगर हम पास्ट में देखें, ये CSET का रिजल्ट है। CSET जरा रिजल्ट को एक बार ना केयरफुली चेक करना। रिसेंट रिजल्ट बहुत ज्यादा आया है अभी नवंबर में, उससे पहले रिजल्ट 66, मई में 62, 55, 62, 69, 62। अगर ध्यान से देखोगे तो रिजल्ट 55 से 60% की एवरेज में चल रहा है। इंस्टीट्यूट CSET के अंदर
100 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो ऑन एन एवरेज 60 बच्चों को पास कर दे रहा है। ये 60 बच्चे यहां पर आए, कहां पर आ गए, एग्जी में। एग्जी में आके 60 के 60 बच्चों ने पेपर दिया। इंस्टीट्यूट रिजल्ट दे रहा है 8%, तो 60 का 8% मतलब 4.8, मैं मान लेता हूं 5 बच्चे। ऐसा क्या हो गया इन 60 बच्चों में, उन 55 बच्चों को कि इनका पेपर नहीं पास हुआ? यहां तो हो गया था, क्या इधर आके सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया? नहीं, ऐसा भी नहीं है, सिलेबस भी अपने पास जो लेवल वही है। ऐसा क्या हो रहा है कि इतना रिजल्ट डिग्रेड कर रहा है? और ये खाली यहां नहीं, आप कहीं किसी भी लेवल का एंट्रेंस उठा लो, सब में रिजल्ट भरपूर पास होते हैं, और सब में जो रिजल्ट एग्जी में आके फाइनल में आके रिजल्ट अपने पास फॉल हो जाता है। क्या बच्चा एग्जी में आके उसने पढ़ना बंद कर दिया? एग्जी में आएगा भाई, जाहिर सी बात है, वो तो ये सोच लेकर आया होगा कि अब तो मेरे को पढ़ाई ज्यादा करनी है। पढ़ाई ज्यादा करने के बावजूद आपकी सीएसईटी की क्लासेस सोचो 3 घंटे 4 घंटे, हद मार के 5 घंटे होती होगी, इससे ऊपर नहीं। एग्जी की क्लासेस आपकी पूरे पूरे दिन चल रही है, 9:30 बजे आओगे, 5 बजे जाओगे, आप पढ़ाई ज्यादा कर रहे हो। ये बढ़ना चाहिए, ये तब भी घट रहा है। इस अटेम्प्ट में नहीं, हर अटेम्प्ट में ऐसा हो रहा है। इसका मतलब कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके ऊपर ना तो बच्चा ध्यान दे रहा है, ना तो इंस्टीट्यूट ध्यान दे रहा है। ऐसा क्या हो रहा है, ध्यान देना जरा इस बात पे। आपकी ना सिर्फ एक ये गलत फहमी है, जो जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना अच्छा है। रिजल्ट सिर्फ स्टडी करने से नहीं आता, ये बिल्कुल एक बेतुकी बात है। अगर आप ये सोचते हो जो ज्यादा पढ़ता है उसका ज्यादा रिजल्ट आ जाता है, ऐसा नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। रिजल्ट कई सारे फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, स्टडी से ज्यादा मोड ऑफ स्टडी के ऊपर बेस्ड है। एक बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, और दूसरा बच्चा जो पढ़ाई को किसी अलग ढंग से कर रहा है अपना समय बचाने के लिए, वो बच्चा आगे निकल जाएगा इस बच्चे से। ऐसा किस लिए? मैंने अभी आपको बताया था, आपके पेपर से एक दिन पहले अब आपके पास छुट्टी नहीं है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 21 हैं। अगर आप एक एक घंटा भी हर चैप्टर को दोगे तो दिन में सिर्फ 3 घंटे बचेंगे और पूरा एक दिन उड़न छू जाएगा। तो आपके पास 21 चैप्टर को एक दिन में रिवाइज करने के लिए कोई ताकत ही नहीं है। अब एक बच्चा जिसने खाली तैयारी कर ली है, उसने अपने कोई रिवीजन नोट्स नहीं बनाए, कोई समरी उसने अपने पास नहीं करी, वो बच्चा आखिरी में आके बस डिपेंडेंट है कि कोई टीचर आएगा, मैराथन लेगा और हम लोग पूरे लेक्चर देख के एक दिन में हम लोग काम कर लेंगे। अगर मैराथन से बच्चा पास होना होता तो हम टीचर बेवकूफ थोड़ी ना है कि हम पूरे पूरे 6-6 महीने के बैच बनाएंगे। आप इमेजिन करो, 6 महीने में एक बैच बनता है, मैराथन 1 हफ्ते की होती है। तो अगर मैं 6 महीने में एक बैच बनाता हूं तो हफ्ते तो अपने पास वहां ज्यादा हो गए ना, 24 हफ्ते हो गए। मेरे तो 24 बैच बन जाएंगे, 24 बार बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे, 24 बार मॉनेटरी बेनिफिट मुझे हो जाएगा। स्टिल हम लोग वो काम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुमने समय कितना दिया है पढ़ाई के ऊपर, इंपॉर्टेंट ये है कि उस पेपर से एक दिन पहले के लिए तुमने अपने लिए क्या तैयारी करी है। एक बच्चे ने स्टडी करते समय पूरा अकाउंटिंग रेशियो टॉपिक पढ़ लिया, उसके अंदर 50 फॉर्मूले थे, पूरा पढ़ लिया। दूसरे बच्चे ने उस फॉर्मूले को जितने को पढ़ा कॉपी के लास्ट पेज पे लिख लिया। ये बच्चे का पेपर क्लियर हो जाएगा, इसका नहीं क्लियर होगा, क्योंकि जब वो रिवाइज कर रहा होगा वो कॉपी में जाके ढूंढना शुरू करेगा कि अच्छा मुझे फॉर्मूला मिले तो मैं जाके पुट करूं। दूसरे बच्चे ने अपने पेपर से एक दिन पहले का जो समय है वो श्रिंक कर दिया, क्योंकि उसके सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिखे हुए हैं, उसको कॉपी में ढूंढना नहीं है, वो कॉपी में सीधा लास्ट पेज खोलेगा, ओके ये फॉर्मूले। आपको ये स्ट्रेटेजी लगानी है, कहां से मेरा समय बचे और कहां से मैं जो समय बचा रहा हूं उसके अंदर ज्यादा चीज को रिवाइज कर लो। अगर एक चैप्टर में आपके 3 लेक्चर लगे हैं और उसको रिवाइज करने में भी आप 3 ही लेक्चर लगा रहे हो, तो फिर आप वो रिवीजन थोड़ी ना कर रहे हो, फिर तो आप वो चैप्टर दोबारा से पढ़ रहे हो। रिवीजन का मतलब ये होता है पूरी चीज आपको रिवाइज हो जाए लेकिन समय कम लगना चाहिए। हमारे जो सीए फाइनल के स्टूडेंट होते हैं वो आप भी प्रोफेशनल में जाओगे, आर्टिकलशिप आपकी भी चलेगी, इंटर्नशिप आपकी भी चलेगी, जिसको आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोलते हो। अब ये बच्चे जॉब कर रहे होते हैं, उसके साथ इनको पढ़ाई करनी है, उसके साथ साथ इनको एग्जाम देना है। हम इनको एक मंत्रा सिखाते हैं, सिंपल सा मंत्रा, आप अपने दिमाग में सोचना। हम इनको ऐसे बोलते हैं कि 16 8 4 2, इसको ध्यान रखो। इसका मतलब क्या है कि आप सबसे पहले एक सब्जेक्ट की रिवीजन 16 दिन में करोगे, फिर उसी सब्जेक्ट की रिवीजन आप 8 दिन में कंप्लीट करोगे, फिर उसी की रिवीजन आप 4 दिन में कंप्लीट करोगे, और फिर आप उसी की रिवीजन कितने दिन में कंप्लीट करोगे? 2 दिन। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 6 महीने में पढ़ा हुआ सिलेबस आके आखिरी में रजनीकांत की तरह एक दिन में कंप्लीट कर दूंगा, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ये सिर्फ संभव तब हो सकता है जब आपने अपने सिलेबस को पहले 10 दिन में या हफ्ते में कंप्लीट करा हो, फिर आपने 3-4 दिन में कंप्लीट कराओ, फिर आपने 1-2 दिन में कंप्लीट कराओ, तब जाके आप कहीं सोच सकते हो कि हाँ एक बारी में कंप्लीट हो जाएगा।
अगर आप सोचो नहीं मैं तो सब कुछ पढ़ा हुआ और मैं एक दिन में आके सारी किताबें एकदम रंगीन कर दूंगा, सब कुछ एकदम अपने दिमाग में डाल दूंगा, नहीं होने वाला ये। असल में बच्चे को ये बात पता ही नहीं है, वो लगा पड़ा है पढ़ाई करने में अपने पास। क्या लगता है आपको ये जो 60 बच्चे अपने पास यहाँ के पेपर दे रहे हैं, 5 पास हुए, क्या इन 55 बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी होगी? कर रहे हैं सबके सब पढ़ाई, सब लगे पड़े हैं पढ़ने में। लेकिन पेपर से एक दिन पहले आके सबके दिमाग के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सर शुरू कहाँ करें और खत्म कहाँ करें, ये बताओ। पूरा 24 घंटा निकल गया, बच्चा थका हार के पेपर देने जा रहा है, ना माइंड फ्रेश है ना कुछ है अपने पास, वहां जाके पेपर देगा हमें कुछ नहीं आता। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है जो समय निकालना है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो समय निकाला उसमें कितना समय बचाया, इसके ऊपर काम करना है। वी टीचर्स एट लास्ट कैन हेल्प यू टू कवर द सिलेबस विद सिंसियरिटी एंड विद दी सम स्किल्स, बट वो स्किल्स अप्लाई करना या ना करना वो आपके ऊपर है। अगर आप वो अप्लाई करोगे तो काम बन जाएगा, वो आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, यू विल टेक अटेम्प्ट्स, जो कि यहां पे लगता है ये 6 महीना ना, ये बहुत बहुत बड़ा ड्रग है ये। आप जाके सोचोगे कि यार पेपर देने जा रहे हैं, कोई आके आपके कान में भनक डाल देगा, अरे कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो 6 महीने बाद फिर से हो जाएगा, ये ड्रग है। आपका मन करेगा कि चल ठीक है नहीं हुआ तो मैं 6 महीने बाद फिर से जाके दे दूंगा। इससे बचने के लिए ही आपने इस चीज के ऊपर काम करना है। तभी मैं आपसे बोल रहा हूं ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर देने से पहले जाके चेक करो कि पेपर आता कैसा है। मैं अगर आपसे कहूं कि आपके पेपर में क्वेश्चन 1 हमेशा शेयर्स का होता है, हमेशा, अगर मैं आपसे ये बात कहूं, अगर आपको ये बात पता है तो आप शेयर चैप्टर की तैयारी करोगे ना। लेकिन आपने आज से पहले कभी पेपर देखा ही नहीं, आप ये सोच रहे हो मैं J1 का पहला पेपर सीधा पेपर में जाके ही दूंगा, तो आपको तो पता ही नहीं कौन सा पेपर पहले आता है कौन सा क्वेश्चन बाद में आता है। आप मेरे से पूछोगे, मैं आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर के नंबर से क्वेश्चन बता सकता हूं कि ये क्वेश्चन इस नंबर का इतने मार्क का यहां आएगा। जैसे सीए फाउंडेशन में क्वेश्चन नंबर 6 हमेशा शेयर्स का होता है, मैं कह सकता हूं क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट शेयर है, क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स है। अगर मैं अभी पेपर खोल के दिखा दूं, जितने पेपर मैं खोलूंगा सब में ये चीज होगी। तो मेरे पास और आपके पास से फर्क किस बात का हुआ कि मैंने पेपर देने से पहले पेपर के लिए स्ट्रेटेजी बनाई है अपनी, कि क्या आ रहा है, कितने मार्क का आ रहा है, वो करना है। एक चैप्टर 10 अटेम्प्ट से 12 अटेम्प्ट से आया ही नहीं, तो मेरा ध्यान ज्यादा उस पर नहीं होना चाहिए, मेरा ध्यान ज्यादा उस पर होना चाहिए जो 10-12 अटेम्प्ट में बार बार रिपीट हो रहा है। इसलिए आपको इसके ऊपर दिमाग लगाना पड़ेगा। सीएससीटी का तो मैं मान सकता हूं कि आपके पास पेपर, क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं होता, आप फ्रीक्वेंसी नहीं देख सकते। यहां तो एक्जी के अंदर आपके पास सारे पेपर अवेलेबल है, आप पेपर खोल के देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये चैप्टर आता है तो ये हमें पढ़ना चाहिए। इसलिए इंपॉर्टेंट यहां पे जो है अलग करना है। इसके ऊपर ना कोट है शिव खेड़ा का, शायद आपने सुना हुआ भी हो, विनर्स डोंट डू एनीथिंग डिफरेंट, दे डू दी सेम थिंग डिफरेंटली। वो कुछ अलग नहीं करते हैं, वो उन्हीं चीजों को जो आप कर रहे हो उनको करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, जहां से प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो जाती है और रिजल्ट जो है बहुत अच्छा निकल कर आ जाता है। इसलिए घर पे जाके सिर्फ पढ़ाई पे फोकस मत करना। आपकी जब यहाँ क्लास खत्म होगी यू विल फील वेरी मच एग्जॉस्टेड कि घर जाके चलो यार अब कल की कल देखेंगे। लेकिन ये बात सोचने से पहले थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ये सोच लेना कि कैसे ये समय बचाया जा सकता है। आपने अगर इस टॉपिक को घर पे जाके आज ही रिवाइज कर लिया तो आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। अगर आप सोचो मैं हफ्ते बाद जो पूरा एक साथ कर लूंगा, ये तो नहीं होने वाला, ये तो एक मिथ है, एक मिराज है, जो आपको उस टाइम पे आपको बोल रहा होगा कि हाँ हो जाएगा, बट नहीं होने वाला। मेरा तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तब मैं ये कह रहा हूँ, थ्योरी सब्जेक्ट की तो बात ही निराली है, उसमें तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद ही याद करना है अपने पास, तो एक दिन में सब कुछ याद नहीं होने वाला। प्लीज मेक दिस थिंग वेरी वेरी अंडरस्टैंड वे में कि आप स्टार्टिंग से लेके अपने दिमाग में लेके चलो पेपर कैसा आता है और किस तरीके का आता है। जैसे मैंने आपसे कहा ये सीए फाउंडेशन के लिए हमारे पास ना सबके पेपर ना अवेलेबल होते हैं, सबके पेपर। आप CS XG का भी पेपर जो है ऐसे सर्च कर सकते हो, बट ये आपके ऊपर है, इसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए। हम लोग ना टीचर्स के पास टाइम लिमिटेड होता है, हम क्लास में ज्यादा डिस्कशन डेली इस बात की कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने आपके सामने कोई पेपर निकाला, ये फाउंडेशन के पेपर हैं अकाउंट्स के, इतने सारे पेपर हैं। मैंने आपसे कहा था हर बार क्वेश्चन 6 शेयर्स का आता है। अब कल को आपको ये ना लगे कि मैं ये घर से पढ़कर आया हूं और मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, आप इनमें से कोई भी पेपर खोल लो, एनी पेपर, रैंडम पेपर अपने पास, लेट से मैं कोई भी ऐसा पेपर खोल लूं, दिसंबर पेपर मैंने खोला, सबसे नीचे गए, मुझे पता है छठा क्वेश्चन शेयर्स का आता है, शेयर्स का क्वेश्चन, मतलब पेपर देने से पहले मुझे ये पता है कि मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन मुझे यहां मिलेगा, तो मैं पेपर देखने से पहले ही रेडी हूं। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा ट्रू फॉल्स का होता है, ये रहा ट्रू फॉल्स, ऑलवेज। मेरे पेपर में मुझे पता है, बाकी का नहीं पता। आप कोई और पेपर खोलोगे, लेट से कोई पुराना पेपर अपने पास जो हमने खोल लिया, लेट से नवंबर 19 का पेपर खोल लिया, नीचे गए अपने पास पहला क्वेश्चन जो है अपने पास वो छोड़ के छठा क्वेश्चन शेयर्स, ये भी पता है 15 मार्क का आना है, पहला क्वेश्चन ऑलवेज अपने पास जो है ट्रू फॉल्स।
तो इंस्टीट्यूट ने आपको अपनी गाइडलाइन में खुद लिख के दिया हुआ है, केयरफुली चेक प्रीवियस पेपर, यू विल गेट एन आइडिया व्हाट इज बीइंग आस्क्ड एंड व्हाट इज बीइंग नॉट। अगर आपको पता होगा, अब मैंने इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिखवाए, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी ना हूं जो मुझे पता होगा कि भाई पेपर जो है इन्हीं टॉपिक से निकलना है। ये मैंने क्यों लिखवाया आपको, ये पास्ट हर अटेम्प्ट में टॉपिक आ ही आ रहे हैं। अब आप इनको छोड़ के किसी और टॉपिक पे टाइम लगा रहे हो। बच्चा पेपर से एक दिन पहले कॉल करके पूछता है सर फोरकास्टिंग आएगा क्या। अब मैं उसको क्या समझाऊं कि फोरकास्टिंग टॉपिक यहाँ पे नहीं लिखा, पहले तुझे वो नहीं पढ़ना चाहिए, पहले तुझे ये टॉपिक पढ़ने चाहिए। इसलिए अपने दिमाग में इस बात को बिठा लो, इंपॉर्टेंट दिन एग्जाम का नहीं है, इंपॉर्टेंट दिन एग्जाम से पहले वाला है। अगर वो तुमने ठीक से निकाल लिया तो पेपर ठीक से निकल ही जाएगा। इसलिए मेहनत इस चीज के ऊपर करनी। कंक्लूड करेंगे, लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी तक आपने पॉइंट लिखे थे 5 पॉइंट, ये छठा पॉइंट है, 6 पॉइंट, आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट लिखे, हाउ एफएस आर प्रिपेयर्ड। हमने ये पढ़ा एफएस है क्या, एफएस के टाइप्स क्या है, एफएस में क्या क्या आता है। आखिरी पॉइंट पे आ रहे हैं, एफएस बनेगा कैसे। तो लिखेंगे एफएस आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड। कीवर्ड आ रहा है एक, प्रिपेयर्ड और प्रेजेंटेड। प्रिपेयर का मतलब है बनाना, प्रेजेंटेड का मतलब है डिस्क्लोज करना। तो बनाना और दिखाना ये दो अलग बातें हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएंगी, प्रेजेंट की जाएंगी इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिलेटेड स्टेटमेंट्स जब भी बनाई जाएंगी, प्रेजेंट की जाएंगी, इनके अनुसार की जाएंगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यहां शॉर्ट फॉर्म में एएस बोलते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यहां इंड एएस बोलते हैं। अब क्योंकि पहली पहली क्लास है इसलिए बता रहा हूं, आगे जाके ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी। एएस उन कंपनीज पे लगेगा, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, उन कंपनीज पे लगेगा जो रिलेटिवली स्मॉल है, छोटी कंपनीज। जो स्मॉल कंपनीज हैं वो एएस लगाते हुए चलेंगी, जो बिग रेप्यूटेड कंपनीज हैं वो इंड एएस लगाएंगी। बिग लार्ज स्केल कंपनीज, जैसे अभी आपने नाम लिया रिलायंस का, तो रिलायंस इंड एएस के हिसाब से बनेगा, टाटा इंड एएस के हिसाब से बनेगा। मैं बोलूं भाई मेरी कंपनी, मैंने अभी कंपनी 5-6 साल हुए हैं शुरू करते हुए, एजीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो मेरी कंपनी पे अभी इंड एएस नहीं लगते, मेरी कंपनी में भी क्या लग रहा है, एएस। तो छोटी कंपनी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बड़ी कंपनीज के ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, हमारे सिलेबस में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिलेबस में है। आपका टीचर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये एएस के बारे में पता होना चाहिए। ओके, लिखेंगे नीचे क्या है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कितने हैं, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लेना, पेपर में इसका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर, कितने हैं टोटल। सबसे पहले इसमें लिखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। ये कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं। जनरल गाइडलाइंस मतलब कि ये कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं which have been issued by ASB, शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि इशू करे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड किसके अंदर आता है, तो लिख लेना ऑफ आईसीएआई। आईसीएआई आपको पता होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसका एक बोर्ड है एएसबी, वो स्टैंडर्ड्स बनाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उनमें एक बोर्ड है एएसबी। पेपर में आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, अलाउड है पूरा। तो जनरल गाइडलाइंस,
जो कि एएसबी ने निकाली है, जो आईसीआई के अंडर काम करता है, ठीक है, एंड इम्प्लीमेंटेड बाय एमसीए। एमसीए पता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ध्यान रखना, स्टैंडर्ड बनाए एएसबी ने है, लागू एमसीए ने करे हैं। दोनों बातों में फर्क है। जैसे मैं आपसे कहूं, आप इस चीज को थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सोचोगे, कुछ प्रिंसिपल्स कोई लोग बनाते हैं। आपने नाम सुना होगा हेनरी फ्योल, बिजनेस स्टडीज। तो हेनरी फ्योल के अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। तो अगर मैं कहूं हु हैव प्रिपेयर्ड दीज प्रिंसिपल्स, तो हेनरी फ्योल। पर अगर मैं कहूं कि उन प्रिंसिपल्स को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो लागू आपने करें। तो उसी तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए आईसीआई के एएसबी ने, बट उनको इंप्लीमेंट किसने करा है? एमसीए ने। एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अच्छा, क्यों लागू करा है? फॉर द पर्पस ऑफ। क्यों लागू करा है? फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस। कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं, कीवर्ड्स पे ध्यान रखिएगा। ये जनरल गाइडलाइंस हैं जो इशूड बाय एएसबी है। एएसबी किसके अंदर आता है? आईसीआई। लेकिन ये इंप्लीमेंटेड बाय कौन है? एमसीए। क्यों है? दो चीजों के लिए, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाने के लिए। अब एएस के इसमें फीचर्स बन जाएंगे। कोई पूछे व्हाट आर एएस, तो एएस आर जनरल गाइडलाइंस। हु हैव इशूड एएस? एएसबी। वेयर डस एएसबी कम्स फ्रॉम? तो एएसबी इज अ सब डिविजन ऑफ आईसीआई। हु हैव इंप्लीमेंटेड देम? एमसीए। व्हाई दे हैव बीन कम इनटू एग्जिस्टेंस? फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्या? एफएस। टीचर जब भी आपका आंसर चेक करेगा, इन सब वर्डों के ऊपर ध्यान देगा। अगर ये सही है तो ठीक है, नहीं तो इसके ऊपर फिर आपके जो मार्क्स है वो आपको नहीं मिलेंगे। ओके? आज तक टोटल कितने स्टैंडर्ड्स हैं? तो लिखेंगे हाउ मेनी एएस सो फार। अभी तक टोटल कितने स्टैंडर्ड्स हैं? हाउ मेनी एएस सो फार? आंसर है 32। आज तक 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकाल दिए गए हैं। 32। ओके? नीचे लिखेंगे हाउ मेनी एएस स्टिल प्रिवेलिंग। स्टिल प्रिवेलिंग। ये दोनों सेंटेंस में फर्क है। इस बात का मतलब यह है कि कितने एएस इशू आज तक हुए हैं, तो कितने हुए हैं? 32। इस बात का मतलब यह है कि उन 32 में से आज भी कितने लागू हैं? तो आज सारे 32 लागू नहीं है, आज थोड़ा सा मामला चेंज हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, इस सीरीज को देखना। मैंने आपसे कहा कि टोटल मिला के 32 एएस है। ये एएस है। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। आखिरी के 3 एएस डिलीट हो गए हैं। ये डिलीट है। डिलीटेड का मतलब है इंस्टीट्यूट ने इनको निकाला और फिर खुद ही वापस ले लिया कि अब ये लागू नहीं है। छठा एएस 10वें में जाके मर्ज हो गया है, और 8वां एएस एएस 26 में जाके मर्ज हो गया है। तो बताओ आज लागू कितने होंगे? काउंट करो। 3 डिलीट हो गए और 2 किसी और 2 के साथ मर्ज हो गए। तो आज के दिन टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मार्केट में प्रिवेल कितने कर रहे होंगे? 32 में से 3 डिलीट और 2 मर्ज। तो आज कितने अवेलेबल है? 27। पेपर में ध्यान से पढ़ना, पूछा क्या गया है। अगर पेपर में यह पूछा जा रहा है कितने निकाले गए थे, तो 32। लेकिन कितने एग्जिस्टिंग में है, अभी भी हैं, तो 27। क्यों 27 है? तो जवाब पता होना चाहिए। 30, 31, 32 डिलीट हो गए हैं, छठा 10 के साथ जुड़ गया है, और 8वां 26 के साथ जुड़ गया है। नीचे ये चार्ट अपने पास बना लेना ताकि पता रहे मर्ज एएस कौन से हैं, डिलीटेड एएस जो है वो कौन से हैं। तो करंटली इन इंडिया वी हैव अराउंड 27 एएस which were not always 27. They were initially 32. Out of them, last 3 were deleted. 6 is merged with 10, 8 is merged with 26. Okay? थोड़ा दिमाग पे जोर डालना और जवाब देना। If a new AS comes, अगर कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज मार्केट में आता है, तो क्या उसका नंबर AS 33 होगा, AS 28 होगा,
क्या नंबर होगा उसका? दिमाग लगाओ। देखो मैं AS 28 तो बोल नहीं सकता क्योंकि 28 पहले से अवेलेबल है। तो अगर कोई भी नया AS मार्केट में आएगा उसका नाम क्या रखा जाएगा? AS 33। इस बात को गौर करना, क्यों, ये लॉ में भी होता है। आप एक सेक्शन का नंबर दूसरे सेक्शन को नहीं दे सकते, तभी आपने लॉ में देखा होगा। जैसे सेक्शन 25 है, अगर मुझे नया ऐड करना है तो मैं 25A कर देता हूं, वही नंबर किसी और को नहीं दे सकते, तभी सबसेक्शन, तभी क्लॉजेस को भी यूज किया जाता है। तो आपने ध्यान रखना है, कभी भी कोई नया AS भी आएगा, हम कोई पुराना नंबर नहीं देंगे, नया AS 33 होगा। लेकिन ऐसा कभी होने नहीं वाला। अगर आप ध्यान से देखोगे 32 से 27 हो गया है। हो सकता है जब तक आप CS बन के बाहर निकलो तब तक ये और भी कम हो गए हो। हमारा इंस्टीट्यूट AS को कम करता जा रहा है और इनको बढ़ाता जा रहा है, ये इनको बढ़ाता जा रहा है। अब कितनी अनफॉर्चुनेट बात है, जो हटता जा रहा है वो सिलेबस में है और जो लागू होता जा रहा है वो सिलेबस में नहीं है। और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में बाहर जाओगे तो आपने पढ़े हुए क्या होंगे? AS, पर उन्हें कोई मान नहीं रहा होगा। नहीं पढ़े हुए क्या होंगे? IND-AS, वही सब मान रहे होंगे। मैं कितना सुंदर सिलेबस बनाया देखो, पर क्या कर सकते हैं। तो हाउ मेनी AS, कितने एग्जिस्टिंग है, कोई नया AS है क्या होगा? आखिरी पॉइंट, लिस्ट ऑफ AS। इसमें से कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा, कुछ भी मतलब कहेगा AS 4 किसका है, कहेगा AS 7 किसका है, कहेगा AS 30 किसका है, तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। लिस्ट ऑफ AS, इसके साथ लिख लेना लर्न, ये आपने लर्न करना है। लिस्ट ऑफ AS, ऑब्वियसली ये एक दिन में याद नहीं होगा। इसकी लिस्ट को आप लोग एक पेपर पे लिख के कहीं अपने घर पे चिपका दो, डेली बेसिस पे पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। इसमें से कुछ तो आप अपने सिलेबस में ही पढ़ोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। लिखे AS1, जिन AS पे मैं स्टार लगा रहा हूं उनके क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, उन पे स्टार लगा लेना। AS1 का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। आप अपने धंधे में जो भी पॉलिसी फॉलो करते हो वो सारी पॉलिसीज आपको बतानी होती हैं, वो AS1 है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। जिन पे मैं स्टार लगाऊं आप भी लगा लेना। AS2 है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब जैसे आप स्टॉक भी बोलते हो, दुकान में रखा गया माल सारा का सारा, उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, AS2। AS3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब क्योंकि आपके सिलेबस में भी है तो इस पे मैंने स्टार लगा दिया है क्योंकि इसका क्वेश्चन आना ही आना है। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है भाई, क्लियर। AS4 प्रोविजंस, या इसको ऐसे लिखो इवेंट्स, इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट के दिन के बाद, बैलेंस शीट के दिन के बाद कोई भी इवेंट्स होते हैं वो सारे इवेंट्स AS4 में डील होंगे। AS5 एडजस्टमेंट्स इन नेट प्रॉफिट। अगर आप अपने नेट प्रॉफिट में कोई भी एडजस्टमेंट्स कर रहे हो वो AS5 में आएगा। AS6 मैंने अभी बताया ये मर्ज हो गया है AS10 के साथ, पर नाम पता होना चाहिए। AS6 जब पहले हुआ करता था इसका नाम था डेप्रिसिएशन, पर इसमें आप ऐसे लिख लेना आज के दिन ये मर्ज हो गया है, मर्ज हो गया है विद AS10, 10वें AS के साथ जाके जुड़ गया है। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपका धंधा एक ठेकेदार वाला धंधा है तो ठेकेदारों के ऊपर AS7 लगता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। जो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और जो लोग कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्रिज बनाना, रोड बनाना, घर बनाना, इन सब के ऊपर AS7 लगेगा। ठीक है। AS8 ये अब हट चुका है आज के दिन में, लेकिन फिर भी आ सकता है। नाम लिख लेना इसका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसको शॉर्ट एंड फॉर्म में बोलते हैं R&D, शायद आपने सुना हुआ भी हो, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज के दिन ये मर्ज हो गया है AS26 के साथ, मर्ज विद AS26। तो करंटली ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये अब इन AS में आपको मिलेंगे। AS9 इस पे लगा लेंगे स्टार, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, हम अपने धंधे में रेवेन्यू कब लिखें, कितना लिखें, कैसे लिखें, रेवेन्यू की सारी बात AS9 में होगी। AS10 PPE, इसका क्वेश्चन पेपर में आता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। कुल मिला के जो आपके टेंजिबल एसेट्स होते हैं, टेंजिबल वाले, यहां सारे उनकी अकाउंटिंग होगी। AS11 अगर आप एक्सपोर्टर हो, फॉरेन एक्सचेंज में पैसा कमा रहे हो, आप डॉलर में पैसा कमा रहे हो, पाउंड में पैसा कमा रहे हो,
इन सब के ऊपर आपका AS 11 आ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज, शॉर्ट में इसको बोलते हैं फॉरेक्स। AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब हो गया सरकार से आपको किसी तरह की कोई मदद मिली है। गवर्नमेंट मतलब सरकार, ग्रांट मतलब एड, एड मतलब हेल्प। तो सरकार से कोई मदद, कोई हेल्प मिली है, वो आपका इसमें काउंट होगा। AS 13 इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने कहीं बाजार में पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, FD में पैसा लगाया, बिटकॉइन में लगाया, शेयर में पैसा लगाया, डिवेंचर में पैसा लगाया, बॉन्ड्स, कहीं पर भी पैसा लगाया, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करी है, AS 13, इस पे भी क्वेश्चन पेपर में आता है। AS 14 अमलगामेशन। अमलगामेशन किन्हीं दो फर्म का आपस में जुड़ के एक फर्म बन जाना। प्रैक्टिकल एग्जांपल, वोडा और आइडिया जुड़ के वोडा आइडिया बन गए हैं, पता है, लेकिन ये हम एग्जांपल पेपर में नहीं लिखेंगे, वोडा बाहर की कंपनी है, लेकिन अमलगामेशन के लिए मैंने ये आपको बता दिया है, ठीक है। AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स का मतलब होता है कोई भी चीज जो आप एम्प्लॉय को देते हो, कुछ भी, आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, वो भी यहां पे आएगा। आप एम्प्लॉय को पेंशन दे रहे हो, वो भी यहीं पे आएगा। आप एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड दे रहे हो, ग्रेचुटी दे रहे हो, कोई भी चीज जो एम्प्लॉय को पे की जाती है, वो AS 15 में आएगा। AS 16 बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग मतलब कर्जा, कर्जे की कॉस्ट पेपर में आ चुका है। कर्जे की कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट। आप कहीं से भी कोई उधार ले रहे हो और उधार पे लगने वाली कॉस्ट मतलब ब्याज, ब्याज की सारी अकाउंटिंग AS 16 में होगी। AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग। AS 14 में अमलगामेशन। अमलगामेशन मतलब दो चीजों का जुड़ना। AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट मतलब एक धंधे की अलग अलग सेगमेंट होती है। एग्जाम्पल के लिख लो, जैसे नेस्ले, आपने कंपनी सुनी होगी नेस्ले, तो नेस्ले की 3 सेगमेंट है, पता है। एक है मैगी, मैगी नेस्ले का है। एक है किटकैट, ये भी नेस्ले का है। और एक है नेस कैफे। नेस कैफे सुना है, कॉफी। तो कंपनी एक ही है पर सेगमेंट कितनी हो गई, 3। तो जब एक कंपनी की कई सारी सेगमेंट है, उन सेगमेंट को कैसे दिखाएं, कैसे बताएं, ये सब इसमें, ठीक है। जैसे टाटा की कई सारी सेगमेंट्स हैं, टाटा का वेस्ट साइड भी है, टाटा का जूडियो भी है, पता है, जारा भी है। अब जारा सबसे ऊपर, वेस्ट साइड थोड़ा नीचे, जूडियो सबसे नीचे। तो अल्टीमेटली अपने पास क्या हो गया, सेगमेंट्स हैं। तो सेगमेंट्स की रिपोर्टिंग में कैसे करो, कोई भी एक एग्जांपल लिख लेना जो आपको पता हो, जो जो आप रिलेट कर सको एग्जांपल। AS 18 रिलेटेड पार्टीज, इस पे लगा लो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लॉ के पेपर के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरे पेपर में कहीं नहीं आने वाला, लॉ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अलग से ये सर पढ़ाएंगे लॉ में, ये बहुत जरूरी चीज है। हमारे धंधे में कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जो रिलेटेड पार्टीज हैं। जैसे मैं कहूं रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोकिला बेन, ये रिलेटेड पार्टी है। क्यों, सोचो क्यों, दिमाग लगाओ। रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक अंबानी, अंबानी की मदर अपने पास जो है कोकिला बेन। तो मालिक की ही मदर और कंपनी के बीच में एक रिलेटेड पार्टी का ताल्लुक है, तो ये रिलेटेड पार्टीज होती हैं। ऐसी ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड पार्टीज के बीच में होती हैं वो AS 18 कवर करेगा। AS 19 लीज। लीज, लीज आपके लिए एक नया टर्म है, अगर आपको लीज वर्ड टफ लगे तो लिख लेना रेंट। अगर आप कोई भी चीज लीज पे लेते हो, रेंट पे लेते हो, तो इसमें अकाउंटिंग होगी। हमारे देश में ना कुछ चीजों को खरीदा नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ रेंट पे ही लिया जा सकता है। एग्जाम्पल, जैसे कोई गोल्ड माइन है, कोई कोल माइन है, खदाने, खदाने खरीदी नहीं जाती, खदानों का कॉन्ट्रैक्ट बनवा के उनको लीज पे लिया जाता है। लीज मतलब पट्टे पे लिया जाता है। अगर हम 10 साल के लिए कोई खदान ले रहे हैं तो जितना उसमें निकलेगा वो हमारा होगा, फिर 10 साल बाद किसी और को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो लीज की सारी अकाउंटिंग AS 19 में आएगी। AS 20 वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जिसमें ये यूज ना हो, एक भी चैप्टर, सब में यूज होगा। AS का नाम है अर्निंग पर शेयर। आपकी कंपनी ने आपके एक शेयर पे कितना कमा के दिया, उसे बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। FM में यही पढ़ना है आपने। AS 21 अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में है।
कंसोलिडेशन, जो आज मैंने ऊपर आपको बताया था, कोई कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रही है, उसके साथ अपनी सब्सिडरी को जोड़ के दिखा रही है। आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट होल्डिंग और सब्सिडरी। पता है आपको होल्डिंग सब्सिडरी? एक सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिसमें किसी होल्डिंग कंपनी ने 50% ज्यादा होल्ड करा हुआ है। जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखना चाहो तो लिख लेना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था जियो आजियो, ये अमलगामेशन में नहीं आएगा, कहीं आप इसको अमलगामेशन में डाल दो। वोडा आइडिया जुड़ के वीआई बन गया है, वो अमलगामेशन है। जियो का पार्ट ही आजियो है, ये अमलगामेशन नहीं है, ये क्या है? होल्डिंग सब्सिडरी, ये कंसोलिडेशन में है। कोई और एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा था जोमेटो और ब्लिंकिट, अमेजॉन और मिंत्रा। अमेजॉन सब कुछ बेचता है, मिंत्रा सिर्फ फैशन कपड़े की चीजें बेच रहा है। तो आप 2-3 एग्जाम्पल आप लिख लेना। AS22 डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स मतलब फ्यूचर में मिलने वाला टैक्स या फ्यूचर में देने वाला टैक्स। डेफर्ड मतलब फ्यूचर, टैक्स मतलब टैक्स, फ्यूचर में देने वाला टैक्स या फ्यूचर में आने वाला टैक्स। अगर आपने ज्यादा दे दिया होगा तो रिफंड आ जाएगा, कम दिया होगा तो देना पड़ेगा। इसकी अकाउंटिंग सारी AS22 में होगी। AS23 एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट्स कंपनी। अब एसोसिएट ना कोई एक ऐसी चीज है जो आपने कभी लाइफ में पढ़ा नहीं है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं इसको। मान लो एक कंपनी में मैं 51% का मालिक हूं, तो वो मेरी सब्सिडरी है। पर एक कंपनी में मैं 50% का मालिक हूं, अब वो मेरी सब्सिडरी नहीं है, पर मेरा शेयर इतना कम भी नहीं है कि नजरअंदाज कर दिया जाए। दिमाग लगाओ, अगर 51% मेरे पे होता तो मैं मालिक होता। लेट से 51% नहीं है, 48% है, तो मालिक तो नहीं हूं, लेकिन इतना कम शेयर भी नहीं है कि मुझे इग्नोर कर दिया जाए। ऐसी कंपनीज को बोला जाता है एसोसिएट्स। एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, कहीं पे आप लिख लेना। कंपनी का नाम सुना है? ओपन AI। चैट GPT इन्हीं का है, इन्होंने बनाया। ओपन AI कंपनी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की होल्डिंग है 49%। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन AI में इन्वेस्ट करा है, और कितने शेयर उनके एक्वायर कर लिए हैं? 49%। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ओपन AI कंपनी बिल गेट्स की हो गई, तो नहीं, क्योंकि 51% थोड़ी ना है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने 49% इसमें होल्ड कर रखा है, तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए ओपन AI एक एसोसिएट कंपनी है, यानी एक ऐसी कंपनी जिसमें मैं मालिक तो नहीं हूं, पर मेरा शेयर इतना कम भी नहीं है कि मुझे मालिक ना माना जाए। मतलब एक बहुत सिग्निफिकेंट शेयर मेरे पास है। कोई और एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो, जियो के अंदर फेसबुक की 22% होल्डिंग है। बीच में इंडिया में शुरू हुआ था डिजिटलाइजेशन इंडिया, तो जुकरबर्ग और जियो ने हाथ मिला लिए थे अपने, तो फेसबुक ने 22% जियो में होल्ड कर रखा है। अब कोई मेरे से कहे क्या फेसबुक का जुकरबर्ग जियो का मालिक बन गया? तो नहीं। लेकिन क्या उसको नजरअंदाज किया जा सकता है? नहीं, शेयर बहुत ज्यादा है, 22% इज अ वेरी सिग्निफिकेंट शेयर, तो उनको हम एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। ऐसी AS4 डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, आपके धंधे ने कुछ काम करना बंद कर दिया, उन सब चीजों की अकाउंटिंग आप AS24 में बताओगे। आप कहोगे सर बंद कर दिया तो क्यों बताना है? बताना जरूरी है, नहीं तो लोग सोचेंगे तुम्हारा वो प्रोडक्ट बिक नहीं रहा। एग्जाम्पल, एप्पल ने एयरपोर्ट बोल रहा हूं, आईपॉड्स बनाना बंद कर दिया है। अब मान लो एप्पल ने इस बात को कहीं पे लिखा नहीं, तो जनता ये समझेगी कि आईपॉड बना रहे हैं पर बिक नहीं रहे हैं, तो हम बताएंगे कि भाई बना ही नहीं रहे हम। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस को हमेशा रिपोर्ट किया जाता है, वो AS24 का पार्ट है। ठीक है? पहले एक पेप्सी आती थी, ब्लू पेप्सी, देखी थी? बीच में आई थी गोल्ड पेप्सी, ये डिसकंटिन्यूड हो गया। ये क्या चक्कर है इसका डिसकंटिन्यूड होने का? कि भाई चला नहीं मार्केट में, तो हम इसको बताएंगे नहीं, तो पब्लिक ये सोचेगी कि तुम तो बना रहे हो लेकिन बिक नहीं रहा है अपने पास। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन AS24 का पार्ट है। ओके, AS25 अगेन स्टार सिलेबस का पार्ट है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आज पढ़ा है आपने। इंटरिम मतलब साल के बीच में कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, कैसे बनाओगे? AS25। आई रिपीट, साल के बीच में, ये वर्ड लिखा हुआ है इंटरिम, इंटरिम वर्ड वैसे लिखा है पर रीड क्या करते हैं? इन टर्म। साल के बीच में बनने वाली कोई भी रिपोर्ट है उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? AS25। AS26 इंटेंजिबल एसेट्स, जितने भी ऐसे एसेट्स हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। आपने बचपन में बहुत पढ़ा है गुडविल, गुडविल के अलावा और भी होते हैं जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, टेक्निकल नो हाउ। बेटा अगर आप घर पे
कुछ रीड नहीं कर रहे हो ना, रीड करना। आने वाला फ्यूचर सारा यही है, सिर्फ ये। आज की डेट में पैसा कमाना इतना आसान हो चुका है, यू जस्ट नीड टू रिव्यू सम रेसिपीज, यू कैन क्रिएट योर ओन रेसिपीज एंड पीपल विल गिव यू रॉयल्टी फॉर दैट। रेसिपीज की रॉयल्टी, जस्ट इमेजिन। सर्च करना गूगल के ऊपर जाके, मैंगो मट्ठी। मट्ठी हिंदुस्तान की मट्ठी पता होगा आपको। किसी आदमी ने, किसी शेफ ने मैंगो मट्ठी की रेसिपी निकाली, मैंगो पल्प मट्ठी में डाल के उसकी एक मट्ठी बना दी अपने पास, थोड़ी सी टेंगी और स्पाइसी मट्ठी। उसके अपने जो है उसने टेक्निकल नो हाउस पेटेंट को रजिस्टर करा लिया। अब पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भी मैंगो मट्ठी बना रहा है तो उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। जस्ट इमेजिन कि उसने एक चीज बनाई है जो इतनी कॉमन है पर जाके रजिस्टर करा के बैठ गया। जस्ट इमेजिन। बाहर की कंपनीज अपनी जो है क्या करती हैं, फ्रीलैंसिंग में ऐसे लोगों को हायर करती हैं। अब मैं तभी बार बार आपसे कह रहा हूं, आपके सिलेबस में आपको ये सब नहीं पढ़ाया जाता। बीन काउंटर बनाने के लिए ये सब सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपने बाकी के स्किल्स बाहर से एक्वायर करने पड़ेंगे। आज की डेट में कंपनीज रील देखने का पैसा देती हैं, रील देखने का पैसा। आपसे कोई पूछो घर पे बैठ के खाली टाइम में क्या करना पसंद है, रील देखना पसंद है। अगर आपको ये पता हो कि रील देख के पैसे भी मिलते हैं, ये किसी को नहीं पता होगा। कंपनीज हायर कुछ प्रोफेशनल्स जिनका काम यह है कि दिन में अपने पास रील देख के जो उनके कॉम्पिटिटर की रील है उनको हमें बताए और उनकी एक पीपीटी बना के हमें दे दे। लेट से तुमने दिन में 8 घंटे बैठ के रील देखी और अपने कॉम्पिटिटर की रील देखी, उसकी एक एनालिसिस रिपोर्ट बना के तुमने सबमिट कर दी, दिन के पैसे मिलते हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर। हमारा सिस्टम हमें नहीं बताएगा। ये कैसे पता चलेगा? रीड करके कि बाहर क्या चल रहा है, आज मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज की डिमांड है, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए प्रोडक्टिव स्किल्स अपने बढ़ाने पड़ेंगे, ये तो मजा नहीं आने वाला। और लिखे AS27 जॉइंट वेंचर्स। भाई जॉइंट वेंचर का एग्जांपल कैसे बताऊं? मारुति सुजुकी सुना है? तो ये जॉइंट वेंचर है मारुति सुजुकी। मतलब इसको तुम अमलगमेशन में नहीं डाल सकते। ये क्या है? ये ना एक स्पेशल पर्पस के लिए जुड़ा है कि मारुति कंपनी हिंदुस्तान की, सुजुकी कंपनी जापान की, ये दोनों मिलकर अपने पास जो है गाड़ियां जो बनाएंगे वो मारुति सुजुकी की होगी। पता नहीं आपको ये पता है या नहीं। सुजुकी की स्कूटी आती है सुजुकी एक्सेस, क्या कभी उस पर मारुति का ठप्पा लगा हुआ देखा है? नहीं। पर सुजुकी की गाड़ी जो आती है अपने पास, कोई भी उठा लो, बलिनो बलिनो, उन पे मारुति का ठप्पा होता है। मतलब अगर 4 व्हीलर्स बनाएंगे तो जॉइंट वेंचर है, 2 व्हीलर्स बनाएंगे तो जॉइंट वेंचर नहीं है। पहले याद है कंपनी होती थी हीरो होंडा, सिर्फ 2 व्हीलर बनाती थी, सिर्फ 2 व्हीलर, 4 व्हीलर नहीं। तो जॉइंट वेंचर मतलब यस वी हैव एग्रीड, हम जुड़े हैं पर एक स्पेशल पर्पस के लिए। तो अमलगमेशन में और इसमें फर्क क्या हुआ? अमलगमेशन में तुम्हारा पूरा धंधा ही जुड़ गया, यहां पे तुम्हारा पूरा धंधा नहीं जुड़ा है। तुम दोनों कंपनी अलग हो, तुम एक स्पेशल पर्पस से जुड़े हो। जैसे टाटा और स्टारबक्स, अगर आपको नहीं पता, हिंदुस्तान में स्टारबक्स जितना ऑपरेट करेगा टाटा के नाम के अंडर ऑपरेट करेगा, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान में, बाहर नहीं। तो टाटा और स्टारबक्स वो भी किस में आ गया अपने पास? जॉइंट वेंचर। कोई एक आधा एग्जांपल लिख लेना, मारुति सुजुकी या टाटा स्टारबक्स। और लो AS28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। अगर आपके एसेट्स की वैल्यू डेप्रीसिएशन छोड़ के किसी और वजह से कम होती है तो यहां आएगा। नीचे ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना, एसेट्स की वैल्यू कम हुई नॉट बिकॉज ऑफ डेप्रिएशन। जनरली आपने पढ़ा होगा डेप्रिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है, पर अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है किसी अलग ही कारण की वजह से तो वो AS28 में आएगा। एंड लास्ट AS29, क्योंकि 30, 31, 32 डिलीटेड है। AS29 है प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज, फ्यूचर में होने वाली चीजें। तुम्हें लग रहा है फ्यूचर में घाटा होने वाला है तो प्रोविजंस, फ्यूचर में कोई हम पे केस ना ठोक दे, कॉन्टिजेंसीज। इन सब की बात AS29 में होगी। 30, 31, 32 डिलीटेड है, उनका कोई काम नहीं। दीज आर दी लिस्ट ऑफ AS यू नीड टू लर्न। पेपर में कुछ भी पूछ लेगा 5 मार्क में कि 5 AS ये नाम है, इनके नेम बताओ, तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है बॉस? जिन पे मैंने स्टार मार्क किया हुआ है वो आपके सिलेबस का पार्ट है, उन पे अपने पास जो है आप स्टार मार्क कर लेना, वो आपने जरूर अच्छे से पढ़ने। बाकी के आपने सिर्फ नाम ध्यान रखने। ये हमारा इंट्रोडक्शन टू FS का पूरा टॉपिक है। पेपर में 4 to 5 मार्क्स के लिए आता है। चैप्टर जहां आपने शुरू करा है उसके साथ लिख लेना 4 to 5 मार्क्स, 4 से 5 मार्क के लिए आता है। ठीक है, इसको रिवाइज कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे जो है वो लेके चलेंगे। बेटा आपने रजिस्टर, एक ही रजिस्टर बनाना है, मोटे से मोटा रजिस्टर लीजिएगा।
सिलेबस खत्म होने तक, नहीं तो 5-6 रजिस्टर भर जाएंगे। कहीं दिख नहीं रहा मुझे, मार्केट में जाके जो सबसे मोटे से मोटा रजिस्टर मिले वो रजिस्टर लीजिएगा ताकि एक आधा ही बने।